बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इमरान खान के इल्ज़ामात और ISPR का शदीद रद्द अमल, तफसील से इसको हम डिस्कस करेंगे। IMF प्रोग्राम बहाली का मामला लटक गया है, इस पर भी हम तफसील से जानेंगे कि आखिर ये मामला क्यों लटक गया है और IMF अब पाकिस्तान से मजीद क्या चाहता है। इसके अलावा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं ना? इसके अलावा हम फालसे के फवाइद पर भी बात करेंगे कि फालसा इस मौसम में कितना मुफीद है, और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको किस तरह से ड्रेसअप होके जाना चाहिए, कौन से कलर्स का इंतखाब करना चाहिए। मतलब सेल्फ ग्रूमिंग की भी बात होगी। yes. अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आपको बताएं कि ऐवान को मजीद ताकतवर बनाने के लिए ने एक बड़ा फैसला किया है। तौहीन पार्लियामेंट बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक बिल में मुख्तलिफ सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। किसी भी हुकूमती या फिर रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। इसके अलावा फ़ौजी अफसरों पर इमरान खान के इल्ज़ामात और तर्जुमान पाक फ़ौज का जामे जवाब। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर सबूत हाजिर सर्विस फौजी अफसर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं जो मनगढ़ंत, बदनीयती पर मबनी और नाकाबिल कबूल हैं। फौजी एहलकारों पर सियासी मकासद के लिए इल्जामात लगाए जा रहे हैं और मुतल्लिका सियासी रहनुमा झूठे इल्जामात लगाना बंद करें, कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या कप्तान एक और मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 14 मई को अटक जलसे में अहम ऐलान करेंगे। आज सीनियर रहनुमाओं को जमान पार्क तलब भी कर लिया गया है। तो जनाब, सबसे पहले तो हम जिक्र करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एक आला फौजी अफसर पर लगाए गए इल्ज़ामात की, और ISPR ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इसको करार दिया है। ISPR ने अपने एलामिये में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। बिल्कुल जी, और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अहमद वलीद साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। कहिएगा क्या कहेंगे आप इस मामले पर? अहमद वलीद साहब से हम तफसील से इस मामले पर बात करेंगे। गुज़श्ता 1 साल से फौजी और इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों को सियासी मकासद के हसूल के लिए इश्तियाल अंगेज़ और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। ISPR का ऐसा कहना है। मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें। मुतल्लिका सियासी रहनुमा झूठे इल्ज़ामात की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। और जमील, मुझे लगता है कि हमें अपनी अना की जंग में इस तरह के मुहज़्ज़िब इदारों को नहीं धकेलना चाहिए, और ये जो लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है और हम इंटरनेशनली भी अपने इमेज को बहुत डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये हमारे इदारे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना, फिर इस तरह से जो है वो तनकीद करना, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल। बिल्कुल, मैं आई एग्री विद यू हिना। हमारे इदारे वो हमारा इदारा फौज हो या फिर अदलिया हो या फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, अपने ही इदारे को इस तरह से मैं वर्ड एक यूज करना चाहूंगा कि गंदा करना, ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली पूरी दुनिया में एक इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं, और जब आप अपने ही इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और फिर आप देखें कि आप जो पार्लियामेंट है, सुप्रीम हाउस है और सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी है, और ऐसे में जब आप बड़े फैसले कर सकते हैं, लेजिस्लेशंस कर सकते हैं, और सियासत में जहां आप एक दूसरे के खिलाफ, सियासतदानों की बात करो, जहां एक दूसरे के खिलाफ आप बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं, तो आपको ये लगता है कि शायद इदारों के खिलाफ भी हम ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाएंगे तो उसमें कोई मजाक नहीं है। ऐसा नहीं है। लोग आप पूरी दुनिया में मजाक बनते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे मामलात
जिसमें कोई सबूत ना हो आपके पास, बिल्कुल, आप उसको प्रूव भी ना कर सके। नहीं, दिस इज रियली रॉन्ग। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनली जब हम इमेज की बात करते हैं, पाकिस्तान का तो वैसे ही इंटरनेशनल इमेज जो है वो बहुत डिस्टॉर्ट हो चुका है, और अगर इस तरह के हम अपने इदारों पर, अपने मुहज़्ज़िब इदारों पर इस तरह के इल्जामात लगाएंगे तो सोचेंगे हमारा इंटरनेशनल इमेज कहाँ जाएगा। बिल्कुल, अब इस पर हम तफसील से बात करेंगे अहमद वलीद साहब से, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है, और अटॉर्नी जनरल के फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, और अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आज पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत भी कर दी है। आपको बताते चलें कि अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस रूल्स में तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकता है, अदलिया की आज़ादी और रूल से मुतालिक मुकदमा भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। इस पर हम तफसील से बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन अदनान आदिल साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान आदिल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हूँ सर, मामलात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तरफ इल्जामात हैं, हम जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे उस पर हम तफसील से बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट का है, आप देखें कि हमारे जो सियासतदान हैं वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। अभी हम इदारों की ही बात कर रहे थे कि जो हमारे अपने इदारे हैं बेसिकली उनके ही खिलाफ हो चुके हैं हमारे सियासतदान। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इस मामले का क्या बनेगा? ज़रा देखें, पार्लियामान जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ एक महाजराई के रास्ते पे चल रहा है, और वो तो ये चाहते हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उन्होंने जो बिल पास किया है वो ये है कि वो अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, उसके लिए 3 सीनियर जज होंगे, और वो बेंच नहीं बना सकेंगे चीफ जस्टिस जो कि इस वक्त वो बनाते हैं। अब जो आइन है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात पे कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामान की कार्रवाई के ऊपर कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन हुकूमत ने ये बिल बना दिया। अब देखा ये जाएगा कि क्या ये आइन से मुतसादिम है, क्योंकि आइन सुप्रीम लॉ है। आइन जो है वो माँ है तमाम कवानीन की, उससे तमाम कवानीन जन्म लेते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी बेंच है वो ये देखेगा कि क्या ये उससे मुतसादिम है या ये आइन के मुताबिक है बिल। तो बज़ाहिर तो बादिउल नज़र में तो ये मुतसादिम है। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट को खुद ये इख्तियार हासिल है, और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला पहले से मौजूद है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो बेंच बनाएं और अज़ खुद नोटिस लें। अगर उसको तब्दील कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ हुकूमत कंफर्टेबल नहीं है, वो ये चाहती है कि इनके इख्तियारात को महदूद किया जाए, और उनका ख्याल है कि सितंबर तक इस मामले को किसी तरह मुतनाज़ बनाकर घसीटा जाए। चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो हुकूमत समझती है कि हालात उसके लिए ज़्यादा साजगार हो जाएंगे, वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे उनके साथ। तो ये एक तरह से सियासी मूव है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बिलाखिर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है कि उसके प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए। पार्लियामान जो कानून बनाकर उसके इख्तियारात महदूद नहीं कर सकती, लेकिन इसके ऊपर वकला दलाइल देंगे, और अब वो ये कहते हैं कि बार बार कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं। अब इस तरह तो अगर आप देखें कि 60 जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, अगर कोई कहे जी फुल कोर्ट बनाए किसी भी मामले पे, तो क्या 60 जज इकट्ठे बैठ जाएं? बाकी केसेस कौन सुनेगा? सिंध के 40 जज हैं तो फिर कहें जी फुल कोर्ट बनाएं। फुल बेंच, 8 रुकनी बेंच बहुत बड़ा बेंच होता है। अमेरिका में तो शायद सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजेस ही 9 हैं, तो हमारे यहाँ अभी स्ट्रेंथ जो है वो 16 है, लेकिन जजेस 15 या 14 इस वक्त काम कर रहे हैं। तो मामला बहरहाल ये है कि कशीदगी है सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। आपने जैसे कहा कि एक पार्लियामान में भी बिल पेश हो रहा है कि तौहीन पार्लियामान जो है उसका बिल पेश हो रहा है। तौहीन पार्लियामान, अब ये देखिए कि पहले भी कवानीन तो मौजूद हैं, इस्तेहकाक मजरू हुआ है तो तहरीक जमा कराई जा सकती है, इसकी क्या जरूरत है? एक जमहूरियत का तो हुस्न है कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। अगर मैं समझता हूँ कि पार्लियामान में जो कार्रवाई हो रही है मेरे मुफाद में नहीं है, अवाम के मुफाद में नहीं है, तो मैं उस पर तनकीद का हक रखता हूँ। तो आप किसी को विक्टिमाइज करने के लिए कहें जिसने तौहीन पार्लियामान कर दी, अखबारों में एडिटोरियल लिखे जाते हैं, मीडिया पे डिस्कशन होती है, तो हर आदमी को आप डराना चाहते हैं कि वो खुलकर बात ही ना कर सके, पार्लियामान में तनकीद ना कर सके। अदनान साहब, आपकी इस तमाम गुफ्तगू से मेरे जहन में जो एक सवाल आ रहा है कि जब भी आइन की बात की जाती है तो
आइन की तशरीह के लिए हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जी। सियासी जमातें। जी, आप जी। देखें कि जिस तरह पीटीआई बहुत सी इस तरह के क्लॉज थे और आइन की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जी हम इसकी तशरीह के लिए अदालत जा रहे हैं। जी जी। आपको लगता है कि क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है इसके बिल्कुल बराबर सामने खड़े होकर इस तरह की कुछ लेजिस्लेशंस लाना चाह रही है? जिस तरह वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो इधर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उधर आइन की तशरीह है, तो इधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। तो अगर ये मामलात इसी तरह आगे चलते हैं तो इसके फैसले कौन करेगा? क्या ये सियासतदान फैसले करेंगे? बस ये डेडलॉक की सूरत हाल है। इस वक्त मुल्क में आईनी बहरान है। दो रियासती इदारे एक दूसरे के सामने आमने खड़े हो गए हैं और पार्लियामान भी वो है जो कि जिसमें मुकम्मल नहीं है। 40-45% पार्लियामान के अरकान ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो कुछ अब देखिए आइन में वाज़े तौर पे लिखा है आप 90 रोज में इलेक्शन कराएं, वो कहते हैं हम नहीं मानते। जी। किसी ना किसी बहाने से वो उसको कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, वो कहते हैं हम नहीं मानते। तो हुकूमत का ख्याल ये है, जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUI का, और जिसमें और छोटी छोटी पार्टियां हैं, 13 रुकनी इत्तेहाद है, वो समझते हैं कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट से महाजराई करेंगे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से, तो अवाम में हमारी मकबूलियत बढ़ेगी। ये जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से टेंशन है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे जा चुकी है, लेकिन ये जो महाजराई की कैफियत है, इससे शायद हमारी मकबूलियत में इजाफा हो। लेकिन ये जो दो रियासती इदारों का मुतसादिम होना है, ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। आप देखें कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। अप्रैल में 38% तो इन्फ्लेशन था, वैसे वीकली इन्फ्लेशन 48% है। आपको IMF कर्जा नहीं दे रहा है। आपकी बरामदात 21 दरामदात, यानी जो आप इंपोर्ट करते हैं 21% कम हो गई, जो आप बरामदात करते हैं 11% कम हो गई। तरसीलात ज़र जो बाहर से पैसा पाकिस्तानी भेजते हैं वो 11% कम हो गया। 8 लाख पाकिस्तानी हिजरत करके मुल्क से जा चुके हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स। मुल्क की मईशत का भट्टा बैठा हुआ है, तबाहकुन महंगाई है। तो ऐसे हालात में जितना तसादुम होगा और मुल्क नीचे जाए, बिल्कुल उतना ही मुल्क का मजीद नुकसान है। मजीद ऑलरेडी हम इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। अदनान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अहमद वलीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त का। ISPR का जो बयान है, उस मामले पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। इमरान खान के बयान पर ISPR ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। आपको क्या लगता है, सूरत हाल कहाँ जा रही है? देखें, इमरान खान साहब को जब उनके ऊपर हमला हुआ, बड़ा अफसोसनाक था कि पाकिस्तान के एक बड़े लीडर के ऊपर इस तरह से जब वो वज़ीराबाद में पहुंचे हैं, वहाँ पर अटैक हुआ, फायरिंग हुई। उनको उनके मुताबिक उनके 4 गोलियां उनकी टांग को लगी और यानी कि जग के शौकत खानम से उन्होंने करवाया था। कहा यह भी जा रहा था कि पहले उनके जो डॉक्टर फैसल हैं, उन्होंने कहा कि गोली नहीं लगी, कुछ स्नैपनर्स थे, कुछ चीज़ें थी जो लगी थी। एनी हाउ, लेकिन ये कि हमला हुआ और वो बार बार बच भी गए और इमरान खान साहब ने 3 लोगों को नामजद किया। यानी अगर कोई बात अगर ऐसी थी, उनके पास कोई ऐसे प्रूफ हैं, सबूत हैं, उनको चाहिए कि जहाँ पे उनका केस चल रहा है वहाँ पर वो जाकर पेश करें। आपने प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया कि प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया। इस तरह से कोई भी जो मुखालफिन होते हैं, ऑब्वियसली उनकी कोशिश होती है कि वो उनके जो टॉप लीडरशिप है, उनके मुखालिफ, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएं। अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ें जो कि वो दावा करते हैं कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं, जिसका ये आपने देखा होगा कि CNN में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें वो बार बार एंकर जो हैं वो पूछती रही उनसे कि आपके पास क्या सबूत हैं। तो सबूत वहाँ पे बनाने से गुरेज कर रहे थे। और यहाँ पर अगर उनका केस चल रहा है जहाँ पर जिस अदालत में, वहाँ पे उनको चाहिए कि वो सारे प्रूफ जो उनके पास हैं वहाँ पर पेश करें, ताकि ये जो एम्बिग्यूटी है, ये जो इबहम है वो दूर हो सके। खाली जो एलिगेशन लगाना जो है, और रोज़ जलसों में, तकरीरों में उन्होंने तमाम तीनों लोग हैं, राना सनाउल्ला हैं जो एक अफसर फौजी, उनके खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो दावे कर रहे हैं। तीनों ने मिलकर मनसूबाबंदी की और मेरे खिलाफ ये हमला करवाया। यानी कि ये बहुत बड़ा इल्जाम है। अगर बहुत बड़ा इल्जाम है तो सबूत होने चाहिए। अहमद वलीद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बगैर किसी सबूत के इस तरह से बात नहीं कर सकते, और फिर अगर आपके पास अगर कोई सबूत है भी तो हमें कानूनी रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए। अहमद वलीद साहब, कहिएगा कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान महाजराई है, ये क्या किसी साजिश का नतीजा है? देखें, एक तो ये कि आपने देखा होगा रिसेंटली इमरान खान साहब जो हैं और उनके जो
साथी हैं उनसे जब बात होती है कि आपकी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ उनसे बातचीत करने की, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। यानी इससे ये तासुर भी आता है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत बहाल करना चाहते हैं, उनसे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। और जब आप देखें कि जब ये ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे तो क्या ये इल्ज़ाम लगाना बंद कर देंगे? ऑब्वियसली बंद कर देंगे। जब ताल्लुकात बहाल थे इनके, तो आपने देखा कि जो आर्मी चीफ थे उस वक्त उनकी जनरल बाजवा उनकी कितनी तारीफें करते थे। वो कहते थे तारीफ इस तरह की जो ताल्लुकात हैं प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के कभी इस तरह से रहे ही नहीं। और फिर उन्होंने हर दूसरे दिन उनकी तारीफ करते थे कि जनरल बाजवा जो हैं उन जैसे आर्मी जनरल जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आए और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो ही उनकी हुकूमत हटी तो उसके बाद आपने देखा कि उनका क्या हाल किया उन्होंने। तो यही मामला अब भी है कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अपने बहाल करते हैं तो ये सारे इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे। यानी कि उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह से मेरे ताल्लुकात जो हैं बहाल हों, ताकि अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ें हैं ताकि मैं फिर दोबारा से इक़्तिदार में आऊँ और उनके साथ ताल्लुकात बहाल रहेंगे तो मेरा इक़्तिदार जो है आगे हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर तक चलेगी। लेकिन ये समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब को, उनकी मकबूलियत बिल्कुल इजाफा हुआ है, लेकिन उनको चाहिए कि किस तरह से उनकी सियासी जो यानी कि मकबूलियत हासिल करने के लिए वो हर एक को निशाना बना रहे हैं। यानी कि ये काम बड़ा आसान है कि आप मकबूलियत हासिल करने के लिए अमेरिका को निशाना बनाएं, फिर बाद में मुकर जाएं, उसके बाद कभी किसी को निशाना बनाएं, उसके बाद पीछे हट जाएं। तो इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अभी तक क्योंकि आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हो पा रहे, तो इसलिए आप उनके ऊपर अटैक अभी तक कर रहे हैं। अहमद वलीद साहब, सियासतदान तो एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहते हैं, अब वो प्रूव हो या ना हो एक बहस चलती रहती है, टॉक शोज में बैठ के पर एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहते हैं। लेकिन इस तरह से इदारों पर इल्जामात लगाना बगैर किसी सबूत के, अब इसी तरह अगर कोई इमरान खान साहब पर उठ के इल्जाम लगा दे, लेट्स से कोई भी एक आम बंदा, कोई भी शख्स मुल्क के किसी भी हिस्से से उठ के ये इल्जाम लगा दे इमरान खान साहब पर कि वो मुझे मरवाना चाहते हैं या मेरे पर हमला करवाना चाहते हैं, तो ये कैसा फिर फील होगा इमरान खान साहब को? तो इस तरह सीनियर क़यादत पर और फिर अपने ही इदारों को तनकीद का निशाना बनाना, आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं? देखिए, इमरान खान जो है वो एक बंद गली में जा रहे हैं और उन्हें नज़र आ रहा है कि ये जो जिस तरह की उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, उसको जो भी उन्होंने, जिन लोगों ने भी उनके मशवरा दिया, बहुत सारे ऐसे उनके साथी हैं जिनसे हमारी प्राइवेटली बात होती है, तो वो कहते हैं कि हम खान साहब को समझाते रहते हैं कि आप इस तरह से इस लेवल पे तक ना जाएं कि जहां से फिर हो वापसी मुश्किल हो। लेकिन खान साहब जो हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी करते हैं और उसके बाद जब उनको थोड़ी बहुत समझ आती तो फिर थोड़ा सा वो अपनी टोन हल्की करते हैं। अदरवाइज़ आपने देखा कि जब से उनकी हुकूमत गई अदम एतमाद से, जो कि एक आईनी हक था अपोजिशन का कि आप एतमाद का वोट नहीं ले पाए, आपकी हुकूमत गिर गई। दुनिया भर में होता है, इंडिया में भी हुआ, उसमें भी वाजपेयी साहब जो हैं एक वोट से पीछे उनकी हुकूमत गिर गई, तो फिर उन्होंने दावत दी कि अपोजिशन को कि आप आएँ और हुकूमत बनाएं। तो लेकिन यहाँ पर खान साहब ने एक अटैक शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर किया, फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किया, फिर PDM की तमाम जो लीडरशिप है उनके ऊपर किया कि इन सब ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई है। इसी तरह से अब वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है वो सारी ये PDM और पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने साजिश करके मेरे खिलाफ ये मेरे ऊपर हमला करवाया है। ये बड़ा वाइल्ड किस्म का एलिगेशन है। इस तरह से कोई भी बंदा उठ के अगर जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगा दे, तो आप उसका मजाक ही उड़ाएंगे ना कि आप ये क्या कह रहे हैं आप, या तो जहाँ पे आपका केस चल रहा है वहाँ पे आप सारे सबूत पेश करें, या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ पे सारे सबूत रखें कि ये देखें ये यहाँ बैठ के साजिश हुई, इन्होंने इस बंदे को भेजा और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और जो फौजी अफसर हैं वो तीनों मिल के बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि इमरान खान के ऊपर हमने हमला करवाना है। तो ये कैसी वाइल्ड किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। जस्ट वो अपनी जो लोगों का ध्यान है अपनी तरफ मरकूज रखना चाहते हैं, और क्योंकि मकबूलियत उनको इसी तरह से मिली है, और मकबूलियत जो है उसका फ़ायदा तभी होता है जब आप आगे जाके आपने इन्हीं इदारों के साथ, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या कोई ओहदा मिलता है तो इन्हीं इदारों के साथ मिलकर आपने काम करना है, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर काम करना है। जब उनकी हुकूमत थी तो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी वो कहते थे मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो वो डर गई, वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया कि पता नहीं खान साहब क्या करेंगे हमारे खिलाफ।
तो ये खान साहब की एक स्ट्रेटजी है और मेरा ख्याल है बहुत गलत स्ट्रेटजी है। एक लीडर को, बड़े लीडर को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि वो मतलब जो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है, फौजी क़यादत है, उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दे। तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है खान साहब को इसको रिवाइज करना चाहिए, पॉलिसी को छोड़ के, क्योंकि मकबूलियत आपकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसको चाहे उसके ऊपर अटैक कर दें। और दुनिया भर में अगर आप किसी के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाते हैं, खान साहब को पता है कि वो एक मुकदमा भुगत रहे हैं जिसमें उन्होंने अरबों रुपए का कहा था कि ऑफर हुई थी उनको शहबाज शरीफ की तरफ से। अब वो अदालत में उनके वकील जो हैं वो मुकदमा खत्म करने की कह रहे हैं कि आप मुकदमा खत्म कर दें। इससे पहले 35 पंक्चर का इन्होंने लगाया कि 35 पंक्चर जो लगाए गए, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं वो तो ऐसी बात नहीं थी, सियासी बात थी। तो खान साहब को ये इस तरह की बातें करने की आदत पड़ गई है। मेरा ख्याल उनको अपना जो कंट्रोल करना चाहिए इस एज में जाके, आप इस तरह से वाइड एलिगेशन ना लगाएं। सही। अच्छा अदनान अली साहब, जिस तरह अभी अहमद वलीद साहब कह रहे थे कि ये किसी तौर भी ठीक नहीं है कि आप उठ के किसी पर भी इल्जामात लगा दें। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा रिकॉल भी करवाना चाहूँगा। मैं फिर आपकी तरफ सवाल भी रखता हूँ कि इमरान खान साहब हाजिर सर्विस अफसरान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत में चंद लोग ऐसे हैं जो वजारतों पे भी बैठे हुए हैं और पार्टीज भी संभाल के बैठे हैं, वो रिटायर्ड फौजी अफसरान पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। अभी कुछ हफ्तों महीनों पुरानी बात है शायद। तो आपके ख्याल में सियासतदानों की जानिब से कलेक्टिव सवाल करूंगा, ऐसा रवैया अपने इदारों की जानिब ये किस चीज़ का पेश खैमा हो सकता है? आपको नहीं लगता ये सिलसिला रुकना चाहिए? अब रुकना तो चाहिए, लेकिन हमारी हिस्ट्री है, 4 दफ़ा फ़ौजी हुकूमतें रही हैं, जनरल अयूब खान की, जनरल याहिया खान की, जनरल ज़ियाउल हक की, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। तो उसकी वजह से ये पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं कि सियासी क्लास जो है, पॉलिटिकल क्लास और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान बदगुमानियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो बेहतर होगा कि इमरान खान भी एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, 60-70% इस पर पाकिस्तानी उनके साथ हैं। दूसरी तरफ हमारा जो फ़ौज है वो हमारी सिक्योरिटी का इदारा है, वो भी हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे उसके लिए अहम है। तो वो दोनों बैठ के वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करें, तो उसी से बात आगे बढ़ेगी। अगर महाजराई की तरफ जाएंगे तो दोनों का नुकसान होगा और रियासती इदारों से टकराने का किसी को फायदा नहीं होता। पहले भी आप देखिए, एक मिसाल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी कत्ल की इल्ज़ाम। वो उन्होंने खुद कत्ल तो नहीं किया था, गोली चली थी, नवाब रजा कसूरी कत्ल हो गए थे। तो उस अहमद कसूरी तो उसके बाद जो उन पे FIR दर्ज हुई तो फिर उनको सजा भी हो गई। तो ये हमारी हिस्ट्री है। बिल्कुल आपने सही कहा। और तसादुम की ये सूरत हाल हमेशा नुकसानदेह ही साबित होती है। अदनान अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अहमद वलीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल जी, अभी लेंगे एक ब्रेक। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो खट्टे मीठे फालसों की बात करेंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि इतनी कड़वाहट के बाद, सियासी कड़वाहट के बाद हम खट्टे मीठे फालसों की बात करेंगे। तो लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि हम फालसे की बात करेंगे, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त बहुत ही फ्रेश खट्टा मीठा फालसा है। जी मैडम, किस तरह लगाएं? और ये 200 का पाव मिल रहा है। 200 का पाव? 200 का पाव। 200 का पाव? बहुत प्रीमियम क्वालिटी ये फालसा है। 200 का पाव तो किलो कितने का हुआ? इतना मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है भाई, वो आप हिसाब खुद लगा लीजिए। आपको कितना चाहिए? नहीं, आप मुझे आपको ये पूरा चाहिए? ये कितना है? केजी है पूरा? ये 1 किलो है पूरा। 1 किलो फालसा हम लेकर आए हैं। जी बताएं कितने पैसे? ये तो वॉलेट पकड़ाएं जरा। ये वॉलेट है। आप महंगा नहीं। अच्छा, मुझे लगता है ये फालसा एक ऐसा फल है, वैसे जमील काफी सस्ता है। आपको इतनी मुश्किल से मंगवाया, पहले इस पे हम बात तो कर लें। बिल्कुल, फालसा एक ऐसा फल है जो गर्म मौसम में चंद हफ्तों के लिए दस्तयाब होता है और इसके बेतहाशा फवायद है। आजकल तो आपको कार्ड्स पर नजर आ रहा होगा, इनके रेडियो वगैरह पर आपको नजर आ रहा होगा। मैं कल जब ऑफिस से जा रही थी तो मैंने बहुत सारा फालसा खरीदा और घर जाते ही मैंने इसका जूस बना के पिया। इस पे हम तफसील से बात करेंगे कि इसके क्या फवायद हैं, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है। लेकिन कहा यह जाता है कि इट्स रियली गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल और ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। बहुत इसके फवायद हैं, आप अपनी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसके फवायद। और मसल्स के अफ़ाल को बेहतर करने और उनको मजबूत बनाने में मुआविन साबित होता है फालसा। इसके साथ साथ गर्मी में फालसे का इस्तेमाल बढ़ जाता है, प्रोटीन के हसूल का जरिया। इसके साथ साथ निज़ाम हाजमा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों का एक बेहतरीन तोहफा कहा जाता है फालसे को। दिल और शुगर के इमराज के लिए भी बहुत बेहतरीन है
फालसे का इस्तेमाल। फालसा दिल और शुगर के अमराज के लिए कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ खून की कमी को भी दूर करता है। बिल्कुल जी, खून की कमी आप को पहले दूर खा लें, करता हम बाद में फालसे बात कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि अच्छा बीज भी खा लेने हैं इसके। अच्छा, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत जबरदस्त हमें टिप्स बताती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। फालसा खाएंगी आप? बिल्कुल खाएंगे, ये तो एक ऐसी चीज है जिसको आप इनकार कभी कर या ही नहीं pass on कर सकते। दें। आप जूस बना के लाएं। हम ऐसे ये नहीं तो खाएंगे। शहबाज भाई की हम हेल्प ऐसे ले सकते हैं, हम ऐसे नहीं खाएंगे, हम जूस बनाएं। जूस बना के भी और रॉ फॉर्म में भी डॉक्टर ज़ैनब इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहा यह जाता है कि पिंक सॉल्ट के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, काले नमक के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो क्या रॉ फॉर्म में खाना ये ठीक है? इसको हम रॉ फॉर्म में खा सकते हैं? बिल्कुल, हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं, इसका जूस बना के भी पी सकते हैं। दोनों तरह हम इसकी अफादियत जो है वो ले सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि गर्मियों का ये एक फल है और ये हमें जो लू, बहुत ज्यादा गर्मी या हीट स्ट्रोक के जो चांसेस होते हैं, ये हमें उससे बहुत ज्यादा प्रिवेंट करता है। और उसके साथ साथ ये हमारी, जैसे आपने पहले कहा, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दिल के अमराज जितने होते हैं उन सबको प्रिवेंट करता है। लेकिन इसका मसला, जैसे आपने कहा, काले नमक के साथ खाने में है। अब ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, वैसे फालसा उनके लिए बहुत बेहतरीन है। उनके जो ब्लड प्रेशर के लेवल्स राइज कर रहे होते हैं उसको कम करते हैं, लेकिन जब वो नमक हम ऐड करके पीते हैं तो वो हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल्स को मेंटेन करता है, लेकिन अक्सर पेशेंट्स में बढ़ा भी देता है, क्योंकि अच्छा। पेशेंट टू पेशेंट वो वेरी भी करती है चीज। उसके अलावा अगर हम देखें, इसका फायदा ये है, जैसे मलेरिया, डेंगू हमने बहुत ज्यादा देखा कि फैला हुआ है या फैलता है। इसको हम ट्रीट करने के लिए या अवॉइड करने के लिए अपनी बॉडी से हम फालसे का अच्छा, इस्तेमाल कर डेंगू सकते एंड हैं। मलेरिया बोथ? Yes, exactly. ये बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है उसके लिए। और इसकी अफादियत ना सिर्फ हम इस तरह से ले सकते हैं, बल्कि जो लोग एनीमिक हैं, यानी उनमें खून की कमी है, हाँ जी, वो अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने खून की कमी को सिर्फ फालसे जी से ही मेंटेन कर सकते हैं। जिसके लिए मैं एक ड्रिंक बताना चाहूंगी जी, कि जी, उसको जरूर। आप बना सकते हैं। जी। यूजुअली जो हम फालसा बनाते हैं वो हम बनाते हैं फालसा ग्राइंड किया, नमक डाला एंड वी आर गुड टू गो। लेकिन आई वुड से कि फालसे को ग्राइंड करें और उसके अंदर गुड़ ऐड करें, और उसके साथ अगर आप थोड़ा सा, लाइक अगर 2-3 ग्लास है, उसके अंदर ½ इंच से थोड़ा सा कम अदरक आप उसमें डाल दें, तो ये आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद हो अच्छा, जाता है। मतलब आपने सारी रेसिपी सेम है, आपने उसमें गुड़ ऐड करा दिया चीनी और की जगह, अदरक। और आपने अदरक, तो अदरक का छोटा सा आपने, हाँ बिल्कुल, छोटा सा पीस, ताकि अदरक की अफादियत जब फालसे के साथ मिलती है तो ये दोनों इनहैंस हो जाते हैं। अच्छा। और अगर गुड़ की हम बात करें, गुड़ वैसे भी हमारी बॉडी में जो एनीमिया पेशेंट्स होते हैं उनमें ट्रीट कर रहा होता है, तो जब वो फालसे के साथ मिलता है तो ये बूस्ट अप हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा फायदेमंद डॉक्टर ज़ैनब, ये जो फालसा है यूजुअली अगर हम रॉ फॉर्म में खाते हैं तो बहुत खट्टा होता है, इससे अक्सर गला भी खराब हो जाता और है। जूस हम चीनी बना के बना लेते चीनी हैं बना तो के, वो तो पिया जाए। चीनी से तो उसकी अफादियत डेफिनेटली डिस्टर्ब हो बिल्कुल। जाती है, उसकी खराब हो जाती है अफादियत। आप मुझे ये बताएं, रॉ फॉर्म में किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पक जाए तो फिर ये गल भी बहुत जल्दी जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल। गीला कर दें, धो के फ्रिज में रख दें, फौरन से खराब होने के चांसेस हैं। तो रॉ फॉर्म में इसको किस तरह से खाएं कि खट्टा भी ना लगे और आप इसकी अफादियत भी ले लें? बेसिकली दिस इज वन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे ही होते हैं और हम उनकी अफादियत को इस तरह से लिया जा सकता है। अगर आपको खट्टा मतलब खाने का शौक है, आप इसको दही में मिक्स करके ले लें। अच्छा, तो इसका जो अच्छा, अंदर इस सीड्स तरह होता raw है, form में। एग्जैक्टली सीड, हाँ रॉ फॉर्म में आप वो दही में मिक्स कर लें, सीड जो है उसको आप साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर ज़ैनब, अगर हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, जमीन मैंने अक्सर ये कहते सुना है कि आप गुठली खा रहे हैं इसकी या सीड अगर खा रहे हैं तो पत्थरी बन जाएगी आपके पेट मैं में अभी जाके। इर्द गिर्द अपने लोगों को देख रहा हूँ, वो जी, ऐसे चुबा चुबा मैं के तो- खा रहे हैं, आवाजें भी आ रही हैं। मैं उधर फोकस करता हूँ कि डॉक्टर ज़ैनब क्या बता रही है, अफादियत इधर से आवाज आ रही होती है, ये वाली। लेकिन देखिए, मजा तो चबा के गुठली खाने का ही बिल्कुल। है। अच्छा, इसकी गुठली के अलग फायदा है। एग्जैक्टली उसके अलग से फायदे हैं। जैसे जिस फ्रूट के फायदे हैं, उसका जो सीड होता है, वो उसकी कह ले जड़ होती है, उसमें ज्यादा फायदे उसके आ रहे अच्छा। होते हैं। बिल्कुल। और फालसे की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो ये हमारे स्टमक अल्सर्स को ट्रीट करने में, हमारे इंटेस्टाइनस अल्सर्स और कैंसर्स को इवन ट्रीट करने में, हमारे मुंह में जो छाले बनने शुरू हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं, क्योंकि हम पानी नहीं पी रहे होते, उसको ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल है। हम इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स और बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट से लेके पी रहे होते हैं। जी। अगर हम फालसे को डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो दिस इज द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक। यानी Okay. आपकी बॉडी में अगर नमकियात कम हो जाती हैं तो आप फालसे का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे बेस्ट है। अक्सर जब डायरिया हो जाता है, आपका इस तरह को कोई भी मामला होता है, तो डॉक्टर कहते हैं जी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई, हम निमकोल वगैरह पीना शुरू कर देते हैं, ORS। तो अगर हमारे घर में फालसा मौजूद है, देखिए
लेकिन ये भी तो Best कहा source of जाता है electrolytes है ये। तो डायरिया है बिल्कुल, लेकिन अगर इस तरह की कोई हमें हमारी तबीयत खराब है और अगर हम फालसे का जूस पीते हैं, कहा जाता है कि जूसेस, सिट्रस जूसेस इतने अच्छे नहीं होते। उस टाइम पे फिर आप इसकी चटनी बनाकर इस्तेमाल करें। ओह, अच्छा, तो मैं चटनी इसी तरफ आना चाह रहा था मैं काफी देर से, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो चले ठीक है, अब इसके यूजेज की बात करते हैं। अचार में ये इस्तेमाल होता है, जैम इसका बनता है, बिल्कुल। चटनी इसकी बनती है, जूसेस इसके बनते हैं, स्टोरेज इसकी होती है। मैं थोड़ा उस तरफ बिल्कुल, अब आना चाह रहा हूँ। अचार मैंने इसका- कभी नहीं खाया। यस, बहुत मजे का अचार बनता है Really? यस। अब इस तरफ आए डॉक्टर साहिबा के अचार की सूरत में या बाकी जिस तरह भी हम इसको स्टोर करते हैं, उसमें कहीं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो खराब तो नहीं होती? क्या उतना ही फायदेमंद रहता है ये? अच्छा, फालसा उन फ्रूट्स में से है जिसको अगर आप फ्रेश तोड़ के खाएं जिस टाइम पे, वो सबसे ज्यादा 100% अपना रिजल्ट जो है वो आपको देता है, अपनी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे हमारे घरों में हम अक्सर देखते हैं कि फालसा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, मैंगोज हो गए, वी स्टोर देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Yes. 6-6 महीने तक हम उनको जो है वो अपने फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं। पाकिस्तान में स्टोरेज का सबसे बड़ा मसला एक ये भी है, लाइट जाना। जब लाइट जाती है टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, लाइट आती है टेम्परेचर नीचे वापस आता है। बार बार पिघलना जमना जो है वो सेफ नहीं है सही। किसी भी फूड के लिए। सही। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम फालसे की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने इसको तोड़ के खाया 100% फायदे हैं। पड़ा रहते रहते इसकी इफादियत कम होती जाती है। ओके ओके। अचार और जैसे आपने कहा प्रिजर्वेटिव्स के साथ हम ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स नो डाउट इसकी शेल्फ लाइफ को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मैक्सिमम अगर आप ले सकते हैं तो वो 1 महीने तक ले सकते हैं। ओके, अच्छा, एक माह उससे के अंदर ज्यादा अंदर उसको कंज्यूम कंज्यूम Exactly. किया जा सकता है। अच्छा, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे तो हमें अगर कहीं फालसा नजर आता था या फालसे की इवन जूस की हम बात करें, बहुत बड़े शौक से एक्सपेंसिव होता खाते था और बड़ी ना वो कहा यह जा सकता है कि बड़ी लग्जूरियस आइटम। जैसे अब अभी हमें ब्लूबेरीज उस तरह से दस्तयाब नहीं है पाकिस्तान में, हमें बड़े कोई हाई एंड स्टोर्स पे मिलती हैं। उसी तरह फालसा भी अब बचपन बहुत में आम हो चुका है। तो आपकी बात रेडियो सही है। पर शायद इसकी काश्त की क्या जा आपके रही साथ भी है। ऐसा होता था स्कूल जाते हुए आपको किसी रेडी पे लगा हुआ फालसा नजर आता था? मैं भी पाकिस्तान और में आप पैदा शौक हुई से हूँ, खाती मैंने थी भी इसको? रेडियां देखी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल कहने का मतलब ये आप शौक से खाती थी? बिल्कुल बिल्कुल बहुत। सेम इज द केस विद स्ट्रॉबेरीज। हाँ जी। तब स्ट्रॉबेरीज और फालसा जो दोनों और ऐसे नायाब लगता होते था थे। कि बहुत कम नजर आते है थे ना? और महंगे भी होते थे। और अब चूंकि शायद काश्त इसकी ज्यादा हो तो रही है। रात को 40 रुपए किलो मिल रहा था जिस रेडी से मैंने खरीदा। और फालसा? जी जी 40 रुपए किलो, क्योंकि शायद रात का टाइम था। जैसे जाते हुए जब मैंने 40 रुपए किलो वाली बात समझ 40 रुपए किलो मिल रहा था। मुझे लगता है वो खराब होगा। अच्छा, वैसे जब मैंने जूस बनाया तो घर में भी डॉक्टर ज़ैनब ये डिस्कशन शुरू हो गई कि जी अब इसकी तासीर जो है वो ठंडी है और ये घुटनों में दर्द का बायस बनता है, क्योंकि मेरी अम्मा के घुटनों में दर्द होता है। फालसा बल्कि आपके आर्थराइटिस और आपके गाउट को ट्रीट करता है। अच्छा, इसकी कोई वो इसका कोई कच्ची लस्सी वाला सीन नहीं है कि वो Oh बहुत my ठंडी होती God, है। ये मुझे पहले क्यों नहीं तासीर बताया? ठंडी है, लेकिन ये आपकी बॉडी में जितनी दर्दें हो रही होती हैं ये उसको ट्रीट करता है। नहीं, तो ये जो तासीर ठंडी अगर है तो इसका कोई घुटनों की दर्द से या इस तरह की, अगर आपके कोई घुटनों के मरीज घर में मौजूद है जो ये कहते हैं कि तासीर ठंडी है तो हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तासीर ठंडी है लेकिन न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स इतने इनरिच्ड हैं कि आपकी जो दर्दें हैं कि जाके उसको ट्रीट कर रहा होता है। अरे वाह वाह वाह। तो जितने भी लोग जो है वो घुटनों के दर्द में मुब्तला हैं और ये सोच रहे हैं कि हम फालसे फालसे नहीं का खा जूस सकते या जूस, वो पिए, जरूर पिए, आज ही पिए, आज ही जाके खरीदें जी। अच्छा, कहा यह जाता है कि अगर इसमें शुगर कंटेंट हम किसी भी चीज़ में ऐड कर देते हैं तो वो उसकी अफादियत जो है, वो फ्रूट है या कोई भी चीज़ है, वेजिटेबल है, तो वो अपनी अफादियत खो देता है। इसी तरह फालसे के जूस में भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गुड़ नहीं अफोर्ड कर सकते, तो चीनी क्या बिल्कुल इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है? फिर किस तरह से इसको कंज्यूम करें? क्योंकि किसी सस्ता भी अगर चीज का हम जब देखते हैं सब्स्टिट्यूट देते हैं तो जी। चीनी के तो हमारे पास 3 से 4 हैं, जिसमें गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, स्टीविया है। आप उनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। और स्टीविया बहुत महंगा नहीं है, आप किसी स्टोर से खरीदने की बजाय जी। उसको जाके किसी जो हमारे ये नर्सरीज होती हैं वहां से एक पौधा खरीद ले, लाके घर पे लगा ले। जी। सिंपल इसके पत्ते होते हैं, आप उसको तोड़ के तो वो डाल ले, वो इस्तेमाल कर ले, वो आपको मिठास इसकी जो है वो प्रॉपर दे देते स्टीविया हैं। वैसे जो पैकिंग में मिलता है वो काफी महंगा होता है। बिल्कुल, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कर लिया, वो एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन अगर आप नर्सरी से लाके घर लगा लें, एक तो फायदे जी और दूसरा मीठे का मीठा मीठे हो का जाएगा मीठा। अच्छा, आपका। बहुत सारे लोग फालसे को ना फ्रीज भी कर लेते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बना के वो फ्रीजर में रख देते हैं और फिर वो तो मुझे लगता है बेस्ट वे है।
अच्छा, तो ये इसमें भी store. रोशनी डालिए क्या? इज इट द अगर बेस्ट light वे? ना जाए तो? हाँ, लाइट अगर नहीं जाती तो क्या पैकेट्स बना के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बाद में जूस वगैरह में इस्तेमाल कर पैकेट्स सकते बना हैं? के हम बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं और बाद में, लेकिन एक ही पैकेट एक टाइम पे निकलेगा। लेकिन अच्छा। व्हाट आई फील इसको बेटर स्टोर करने का तरीका है कि आप इसको ग्राइंड करें। ठीक है। पहले इसको खरीद के अच्छी तरह वॉश करें, 1 घंटा पानी में डिप करें, उसके बाद पानी को रिंस कर दें। फिर इसको ग्राइंड करके इसका जो पल्प है उसको छोटी बॉटल्स या छोटे जार्स में स्टोर करके रख लें। ठीक है। कि जब आपने उसको यूज करना हो आपको फिर से ठंडा निकाल के ग्राइंड करने की जरूरत ना पड़े, आप सिंपल उसको निकालें, आप उसको यूज कर लें। अब ये वर्किंग मदर्स या जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन है कि बच्चे बाद में जो सोडास और कोलास को मांचन करते हैं Exactly. वो ये निकाल वो लें, इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल इसके अंदर अपनी चीजें डालें और इसको इस्तेमाल करना अच्छा, शुरू इसका कर दें। सिरप भी बनता है। बिल्कुल। बहुत से लोग इसका सिरप भी बनाते हैं, इसको जी। प्रॉपर बॉईल करते हैं, चीनी डालते हैं और गाढ़ा सिरप जिस तरह मशरूम को स्टोर करते हैं उस तरह कर लेते हैं और फिर उसको पानी में मिक्स करके वैसे पीते हैं। जितने मजे से आप बता रहे हो इसका कोई फायदा नहीं ऐसे कोई रहता। फायदा नहीं है। मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस ज्यादा देखी गई है। ये देखिए, जो- जब भी किसी सिट्रस को या विटामिन सी इनरिच्ड फूड को आप कुक करेंगे उसका विटामिन सी उड़ जाएगा। आहा। फालसे के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के मौजूद है, इसीलिए ये दर्दों को भी ट्रीट कर रहा है, आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, खाने और लगाने दोनों में वो फीड है। अच्छा, अच्छा, लगाने इसका पेस्ट भी लगा सकते हैं। एग्जैक्टली फेस पे डायरेक्टली लगा सकते हैं, फेस धो के ऊपर पेस्ट लगा लें? नहीं डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं। जितने सिट्रस होते हैं उनको कभी भी, जैसे लेमन है, स्ट्रॉबेरीज है, उनको कभी सीधा मुंह पे नहीं लगाना। फिर हाउ डू वी अप्लाई? जो लोग आपको देख रहे हैं जो मुंह पे लगाना चाहते हैं, आप इसका सिंपल फालसे की 1 चम्मच जो जूस आपका निकले वो ले लें, उसके साथ 1 चम्मच जो है वो मैदा ले लें या ड्राई मिल्क पाउडर उसके साथ हाफ टी स्पून ले लें। ओके। इसको उसके साथ मिक्स करें, 1 चम्मच दही लेके उसको फेस पे, नेक पे, हाथों पे सब पे अप्लाई करें फॉर 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद इसको रिंस कर दें। आप ये देखेंगे कि एक नेचुरल ग्लो जो है वो स्किन में आपको नजर आएगा। अच्छा डॉक्टर उसका ज़ैनब, पेस्ट फालसे बना का के उसको जो है वो बहुत apply इफेक्टिव करें। है, लेकिन अगर फालसे का जूस या पेस्ट गलती से कहीं कपड़ों पर गिर जाए तो बिल्कुल नहीं उतरता, उसके दाग लिए भी नहीं क्या जाता कोई उसका। ऐसे हल है? कपड़े पहने जाएं जिसपे वो नजर ना आए, I would say। black अच्छा, outfit। आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं हिना कि डॉक्टर ज़ैनब आपको अब ये बताएंगी कि वो दाग किस तरह धोना है? मैंने हाँ, कहा अब इतना नॉलेज है सिट्रस के साथ, जितने- ये मैंने कहा ये भी पूछ लूं, शायद हमारे देखने वालों की रहनुमाई हो जाए। जितने टिंटेड यानी फालसा हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, आपका बीट रूट हो गया, इस तरह के जितने फ्रूट्स होते हैं वो जी। आपके लिए खून को भी बहुत बेहतर करते हैं, पैदा करते हैं जिस्म में। अच्छा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, खाने और लगाने दोनों में आपको फायदा दे रहे होते हैं। इवन फालसे को आप एज अ स्क्रब भी यूज कर सकते मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम Okay. फालसे खाते हैं तो हम मुंह पर भी तो लगाते हैं। बिल्कुल। हम लगा सकते फालसे हैं। लगा आपके कहने का मतलब ये है अगर हम खाते हैं तो लगाते भी तो है ना। देख ले, बात घुमा फिरा कर पता नहीं किस तरफ ले जाती I है। didn't say that, ठीक है, I वैसे didn't कुछ say that. लोग कहते हैं, एक सियासी जमात है उसके लिए जी भी जी कहते कि खाते हैं तो जो लगाते लगाते भी तो है ना। तो लगाना भी चाहिए स्किन पे आपको फालसा। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you. ज्वाइनिंग। बहुत Thank शुक्रिया you. आपका। फालसे बहुत डिटेल से हमने बात की, बहुत कम अरसे के लिए ये आता है और लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंज्यूम किया जाए। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंज्यूम फालसा? स्टोर किस तरह किया जाए? हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमने फायदेमंद You can also डिस्कशन enjoy हुई it. आप भी ब्रेक पे खा सकते हैं। नाजरीन लेते हैं बहुत एक ज्यादा फालसा आपने खा लिया। break। नाजरीन एक ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाके। थोड़े और खा ले, 2-4 और मुंह में डाल के ब्रेक ले ले। एक बार फिर खुश आमदीद। माजी में पंजाबी फिल्मों ने पाकिस्तानी सिनेमा को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया और फिर पंजाबी फिल्मों को कम पजीराई मिलने लगी। द लेजेंड ऑफ मौला जट की दुनिया भर में पजीराई के बाद नई पंजाबी फिल्म सुपर पंजाबी सिनेमाघरों की जीनत बनने को तैयार है। इस वक्त नुमाइंदा सुनो न्यूज़ लबीबा अरशद फिल्म की मरकजी कास्ट मोहसिन अब्बास हैदर और साइमा बलोच के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि फिल्म में ऐसी क्या बात एक्साइटेड है और सुपर है। एक वक्त था जब पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री पर पंजाबी फिल्में राज करती थी। फिर एक ऐसा भी दौर आया जब पंजाबी फिल्मों को कम पजीराई मिलने लगी, लेकिन एक मर्तबा फिर अब पंजाबी फिल्में सिनेमा इंडस्ट्री पर राज करना शुरू हो गई है। एक नई फिल्म आ रही है सुपर पंजाबी, जो कि एक प्योर पंजाबी फिल्म है, जिसकी लीड कास्ट में मोहसिन अब्बास हैदर और साइमा बलोच मेरे साथ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू फॉर योर न्यू फिल्म। ये बताइएगा कि एक प्योर पंजाबी फिल्म है, क्या एक्सपेक्ट करें, ऑडियंस कितनी पसंद करेगी? ये तो ऑडियंस जब जाके देखेगी तो ये ऑडियंस बताएगी कि उनको कितनी पसंद आई है। मोहसिन, आप बताइएगा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री की कामयाबी की ज़मानत पंजाबी फिल्मों को समझा जाता था, क्या समझते हैं वो दौर अब दोबारा लौट कर आ रहा है?
अगर हम मुस्तकबिल करीब में भी देखें, माजी करीब में भी देखें, तो मौला जट की शक्ल में हम इस बात को आपकी को मेरे ख्याल में सनत लगा चुके हैं कि यकीनन वो दौर वापस आने की तरफ गामजन है और उम्मीद बड़ी मजबूत है मेरी कि इंशाल्लाह सुपर पंजाबी भी उसमें एक और कील साबित होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट है, ट्रस्ट मी। इसलिए नहीं कि मैं इसमें हूँ, लेकिन आप अगर एक बार पोस्टर पे ही नज़र डाल दें तो आपको पता लगता है कि हर तरफ आपको सितारे नज़र आते हैं, और वो सितारे के जिनको आप सरहद पार भी देखते हैं, जिनको आप स्टेज शोज़ पे भी देखते हैं, जिनको आप टीवी पे भी देखते हैं, ड्रामास में भी देखते हैं, और आप उनसे महसूस होते हैं। तो जब उन सब का हमने एक डब्बे में डाल के ऐसे कर दिया तो वो क्या करेंगे आपके साथ? बताइएगा, बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री ट्रेलर में हमें आप दोनों की नज़र आ रही है। आप दोनों कोई अपना फेवरेट डायलॉग सुना सकते हैं अभी हमें? मैं तो एक ही है, जब ये जानते हैं देन आई विल से आहो। आप कौन सा सुनाएंगे? आहो जी। क्योंकि इनके लिए ये भी एक टास्क था कि इनको पंजाबी बोलनी थी। मेरे ख्याल में हम वाहिद वो कपल हैं जो इस पूरी फिल्म में आपको बाइलिंगुअल नज़र आएंगे। सो हमने वो बीड़ा भी उठाया हुआ है कि हमने उर्दू वाला भी साइड जो है वो संभाली हुई है। सो हमने पूरी इंटरटेनमेंट आपको देने की कोशिश की है। हाँ, हम थोड़ा सा आपको हंसाएंगे, थोड़ा सा आपको रुलाएंगे, रुलाएंगे, और क्या क्या करेंगे? हम नचाएंगे भी। हाँ, नचाएंगे भी, यस। वो पार्ट मिस नहीं करना हमने। सो म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया है इस फिल्म का, समी खान साहब ने दिया है, डॉक्टर जूस ने भी दिया है। सो म्यूज़िक का भी आपको बड़ा लुत्फ आएगा, क्योंकि म्यूज़िक किसी भी फिल्म का बहुत एक अहम जुज़्व होता है, तो उसके लिए भी बड़ी मेहनत की गई है। सो आई होप के ऑडियंस विल एंजॉय दिस। मोहसिन, अगर गाने की बात हो रही है, मौसीकी की बात हो रही है, तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि फिल्म का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है, और अगर सिर्फ 2 लाइन्स आप हमें गुनगुना के सुना दें। ट्रस्ट मी, अगर मुझे नाचना होगा तो मैं इसका टाइटल सॉन्ग लगाऊंगा, सुपर पंजाबी। और अगर मुझे शादी पे नाचना होगा तो मैं लगाऊंगा वो जो हमारा वाला गाना है ना, सोने नालों महंगा दिल वे। साइमा, आप बताइएगा कि जो आपने पहले कैरेक्टर किया है फिल्म में, वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। इसमें आप कॉमेडी कर रही हैं, डांस कर रही हैं, एडवेंचर करती दिखाई दे रही हैं, तो कितना एंजॉय किया आपने फिल्म को? तो बीइंग एन आर्टिस्ट यही तो मज़ा आपको होता है कि एक कैरेक्टर से आप मतलब दूसरा कैरेक्टर आप कर रहे हैं, वो उससे बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। आई ट्राई कि मैं अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस करूँ। अब मैं बातें करूँगी ना कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो फ़ायदा नहीं है। आई जस्ट वांट के 12 भाई को मेरी फिल्म आ रही है सुपर पंजाबी, आप सब जाइए और देखिएगा ज़रूर। शुक्रिया आप सबका। मेरी भी आ रही है। हमारी आई सेड हमारी। यू सेड मेरी आ रही है। ओके, हमारी कल्ली दी आ रही है, कल्ली दी अलहदा फिल्म आ रही है, साडी सारियां दी अलहदा फिल्म आ रही है। मोहसिन, आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री को क्या रोम कॉम की ज़रूरत है, कि अभी हमें एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए सिनेमा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी कि आपका कुछ होमवर्क है, उसका बेहतरीन अभी हमें सबूत मिला दादल की सूरत में। दादल एक बहुत ऑफ बीट सिनेमा था, लेकिन उसको क्रिटिकली एक्लेम भी किया गया, उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से भी सराहा गया। उनको हमारे नकाद जो थे उन्होंने कहा है कि अब इस वक्त जो जितनी भी फिल्म्स लगी हुई हैं उसमें अगर आपको परफॉर्मेंसेस देखनी है तो आप दादल देखेंगे। सोनिया हुसैन साहिबा, मुजना चीज़ की भी, रिजवान, मायरा, टीपू भाई हैं उसमें, शमून अब्बासी साहब हैं उसमें, तो एक बहुत बढ़िया। और मैं एज एन एक्टर इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे एज एन एक्टर हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह का सिनेमा करूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की जगह बनाई जा रही है और वो एक स्पेस दिया जा रहा है उसको पाकिस्तान में भी। उसने बिजनेस भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसका मतलब ये है कि रोम कॉम भी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद भी की है, मैंने स्टार्ट ही रोम कॉम से किया था। रोम कॉम भी चाहिए हमें ऐसा सिनेमा भी चाहिए है, और हमें पैरेलल सिनेमा भी चाहिए। हमें वो हर सिन्फ को एक्सपोज करना है और एक्सप्लोर करना है जो पूरी दुनिया में हो रही है इंशाल्लाह। थैंक यू। मोहसिन अब्बास हैदर और साइमा बलोच से अभी हमारी बात हुई। मोहसिन अब्बास और साइमा बलोच दोनों फिल्म में लीड एक्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि फिल्म एडवेंचर से, कॉमेडी से और रोमांस से भरपूर है। 12 मई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी और फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की में उनकी ख्वाहिश है कि ये फिल्म अपना भरपूर किरदार अदा करे। लबीबा अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी पर मजीद बात करते हैं। फिल्म क्रिटिक हिना नियाजी इस वक्त हमारे साथ हैं। जी जमीला, आई एम सुपर क्या एक्साइटेड फॉर कहेंगी द आप? फिल्म। कैसी लगी फिल्म आपको? मुझे फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द फिल्म एंड आई एम गोइंग टू वॉच इट ऑन 12th of May। यस, बहुत डिफरेंट। और जमील, यहाँ पर एक और बात भी मैं बताना चाहूंगी देखने वालों को कि जब मैंने अपने करियर का आगाज किया तो मोहसिन अब्बास हैदर जो थे वो मेरे साथ ही थे, हम एक ही शो में काम करते थे। ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर और इतने प्रोफेशनल हैं कि मुझे अभी तक याद है कि वो स्टूडियोज़ में सबसे पहले आते थे और टाइम पे अपना काम मुकम्मल करते थे। और मैंने जो उनमें पैशन देखा है, जो प्रोफेशनलिज्म देखा है, मुझे लगता है वो सब में होना चाहिए अगर आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी। तो आपने उनको ये करते हुए सिर्फ देखा, सीखा कुछ नहीं? बहुत कुछ सीखा है मैंने। और इसके अलावा एक्टर बहुत अगर आपको वो चीज अच्छी लगे वो आपको अपनानी भी चाहिए। जी, आपको भी अपनानी चाहिए, सीखनी भी चाहिए। आप सबसे लेट आ पाते हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा था अभी। एनीवेज, तो बहुत अच्छे, तो कुछ भी ऐड नहीं किया अभी। बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। मैं तो उनकी पर्सनली उनको जानती भी हूँ, देखती भी रही हूँ।
और सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। और इनकी जो फिल्म थी, अभी जो हमने उनका ट्रेलर देखा, उसमें मुझे लगता है जमील, लोगों को हंसाना एक बहुत मुश्किल काम है। हमें ये लगता है जैसा कि आप लेम जोक्स क्रैक करते रहते हो और आपको लगता है लोग उस पे हंसेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल काम है लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना, और टाइमिंग्स जो है, आई एग्री विद यू जी बिल्कुल, तो बहुत मैटर करती है। हर वक्त हंसते रहने से भी दूसरा हंस पड़ेगा, ऐसा भी जो लोग सोचते हैं वो बहुत गलत सोचते हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही है। अब हंस क्यों रहे हैं जमील, आप क्या ब्रेक लेते हैं जनाब, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। एक बार फिर खुश आमदीद जनाब। मोदी की खून से खेली होली सब पर आश्कार हो चुकी है। G20 की आड़ में मोदी की खून से खेली होली सब पर आश्कार हो चुकी है। मोदी की बेईमाना मुस्लिम नस्ल कुशी जारी है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का इज्तिमाई कब्रिस्तान बन गया है। फैक्ट्स कुछ इस तरह से है कि भारतीय माहिर नशरियात और तारीख दान अंगाना चटर्जी ने 2012 में जिला कोटवारा में 2700 इज्तिमाई कब्रों की निशानदही की, जबकि कश्मीर के 55 देहात में इज्तिमाई कब्रों से तकरीबन 3000 लाशें मिली। एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपेयर्ड पर्संस के मुताबिक 800 कश्मीरी ताहाल लापता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। 2011 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारतीय हुकूमत से इज्तिमाई कब्रों और नाकाबिले शिनाख्त लाशों की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत इल्जामात की तहकीकात से मुसलसल फरार हासिल कर रही है, और जुलाई 2008 में यूरोपीय पार्लियामेंट ने भी करारदाद मंजूर करते हुए मकबूजा कश्मीर में इज्तिमाई कब्रों की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया था। तो भारत ने अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तहकीकात से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे पर 1993 से पाबंदी लगा रखी है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये सेकुलर इंडिया पर, मोदी के उन स्लोगन्स पर जहां वो भारत की तारीफें करते नहीं थकते, लेकिन मुस्लिम नस्ल कुशी की जब भी बात आती है तो आप देखिए कि भारत जो है उसकी पॉलिसीज, उसका घिनौना चेहरा है जो वो दुनिया के सामने आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिशाल मलिक साहिबा। मिशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मिशाल मलिक साहिबा, भारतीय माहिर नशरियात जो हैं उन्होंने 2012 में बांडीपुरा, बारामूला और ज़िला कोटवारा में 2700 इज्तिमाई कब्रों की निशानदही की। आलमी ताकतें जो हैं वो कब तक खामोश रहेंगी? क्या उनके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए ये काफ़ी नहीं है? इस पर क्या कहेंगे आप? मकबूजा जम्मू कश्मीर में पिछले कितने दिहाइयों से हम देख रहे हैं अनमार्क्ड ग्रेव्स, डिसअपेयर्ड पर्सन्स, और पिछले 55 जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के गांव हैं, पिछले 20 सालों के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पे लगभग 3000 से ज़ायद जो है इज्तिमाई कब्रें हैं, मास ग्रेव्स हैं, और उसके अलावा 800 से ज़ायद जो हैं वो मिसिंग पर्सन्स जो हैं, जो इदारा है ऑन द एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ मिसिंग पर्सन्स, उनकी तरफ से ये इसकी स्टेटिस्टिक्स आई हैं कि 800 कम अज़ कम जो हैं, जो लाशें हैं जो अभी तक नहीं मिली, उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता, मगर उसके साथ साथ काउंटलेस हज़ारों की तादाद में अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं। मगर जब हम इंटरनेशनली देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच और भी बहुत से इदारों ने ओवर द पास्ट 30-35 ईयर्स जो इस इशू को उठाया है, और 2006 के अंदर, 2011 के अंदर ह्यूमन राइट्स वॉच ने कि वहाँ पे जो है इसके ऊपर एक बाकायदा एक कमीशन बनाई जाए जो कि प्रोब करे कि मिसिंग पर्सन्स कहाँ गए हैं, और अनमार्क्ड ग्रेव्स को डिग करके इनका DNA चेक कराया जाए और कौन है लोकेट कराया जाए, और जिस पे हुर्मती जो उनकी की जा रही है हमारे प्यारों की, उनकी लाशों की, उनको और जो कोई जिंदा है उनको कौन से अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स में रखा हुआ है, जो उनके वेयर अबाउट्स हैं, फैमिलीज़ को नहीं पता, डेकेड से वो वेट कर रही हैं, चाहे वो हाफ मदर्स हैं, हाफ विडोज़ हैं, हाफ ऑर्फन्स हैं। तो फैमिली मेम्बर्स, पूरा जो सोशल फैब्रिक है सोसाइटी का, वो इस हीनियस क्राइम से किस हद तक अफेक्टेड है, उसका हम जो है कोई अंदाज़ा भी उस ग्रीफ का नहीं लगा सकते। शाल मलिक साहिबा, क्या G20 ममालिक का भारत की इंसानी हकूक़ की दिलसोज खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज करके श्रीनगर में इजलास में शिरकत करना, आपको नहीं लगता कि इंसानियत की ये तज़लील है?
समझती हूँ ये ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है, मैं समझती हूँ हर इंसान की तजलील है जो ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर बिलीव करते हैं, इक्वालिटी के अंदर बिलीव करते हैं, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी और ह्यूमैनिटी पे ऑन द होल। तो ये बहुत बड़ा आई थिंक एक क्लीन चिट दी जा रही है एक बुचर को, जो बुचरिंग की पॉलिसी कर रहा है, कब से कर रहा है मोदी सरकार, और उससे पहले भी जितनी वहाँ पे सरकारें आई हिंदुस्तान की, जिस तरह उन्होंने जबरन कब्जा किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर के, और अब जो डेमोग्राफी के चेंजेस ला के उसने वहाँ पे लाखों की तादाद में इंडियंस को सेटल किया जा रहा है, कॉस्मेटिकली पूरी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, और हाउसिंग कॉलोनीज और कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, डोमिसाइल्स इशू किए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किस कैपेसिटी में, किस लेजिटिमेसी में, कौन सी वो जो मजबूरी है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को G20 जो कंट्रीज़ हैं उनको वहाँ पे आने पे मजबूर किया जा रहा है। क्या वो इतनी वीक हो गई हैं G20 कंट्रीज़ कि हिंदुस्तान क्या इतना बड़ी माइट बन गया है कि वो वहाँ पे जहाँ पे उसने इस सदी का सबसे बड़ा जेनोसाइड, खुले आम लाशों का खेल एक निहत्ती कौम पे खेल रहा है, जो कि ना सिर्फ UN की अम्ब्रेला के अंडर फॉल करती हैं, वहाँ के सारे कवानीन UN करारदादों के मुताबिक जो वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, जो जेनोसाइडल एक्ट्स किए जा रहे हैं, और उसको कोई पनिश नहीं कर रहा, कोई प्रोब नहीं कर रहा, कोई। इससे बेहतर तो ये था कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको बुलाया जाता, पीस कीपिंग फोर्सेस को बुलाया जाता, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया जाता, फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को बुलाया जाता, और ये ब्लड शेड, ब्लड बाथ को रोका जाता। उसके बजाय यहाँ पे इस तरह की समिट्स के अंदर आना, ये तो एक इंसान होने की निगेशन है। आई थिंक जो भी ममालिक यहाँ पर आ रहे हैं उनका कोई, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी उनके पास कोई ऐसा कोई ठोस कोई रीज़न है कि वहाँ पर वो आए और वहाँ पे आके वो अपने इस समिट के अंदर, बिकॉज वो अगर इंडोर्स करना चाहते हैं इस किलर, इस बुचर को, तो ओपनली कह दें कि वो नहीं मानते कश्मीरियों को इंसान, या कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जो इस दुनिया के अंदर उसके ऊपर कोई भी इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता, जंगल लॉ है, तो चलो फिर हम मान लें। मगर अगर बात आप एक टाइम पे पैरेलल आप करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और यूनिवर्सल चार्टर्स को भी मानती है दुनिया, और एक साइड पे इंडिया बैठा है जो कि हर लॉ को वायलेट कर रहा है जब कश्मीर की बात आती है, और ये तो एक RSS और हिंदुत्वा की पॉलिसीज हैं, तो इसको इंडोर्स करने से पूरे रीजन और ग्लोबल, मैं समझती हूँ, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पीस, जियो पॉलिटिक्स पूरी अफेक्ट होगी अगर आप इस तरह जो है इनको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे। अच्छा मिशाल साहब, कश्मीर की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार का जो जुल्म सितम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपके ख्याल में इससे कश्मीर कॉज को कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हम लोग तो अपना खून दे रही हैं, हमारी तहरीक, हमारे जवान, हमारे बच्चे, बुजुर्ग, हर किसी ने अपने जान का नजराना दे के अपने खून से इसको एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में इसको ट्रांसफ़र कर रही है। मगर अब जो सबसे बड़ा चैलेंज कश्मीरियों के लिए आ गया है वो ये है कि ना सिर्फ वहाँ पे उनकी आर्मी है बल्कि उनकी आवाम भी वहाँ पे लाखों की तादाद में आके सेटल हो रही है, और हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। एक तो जेलों में तो हमें भेजा जाता ही है, बल्कि हमारी ओनरशिप के राइट्स, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स, हमारे इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक, रिलीजियस राइट्स, हर लिहाज से इसको जो सैफ्रनाइज किया जा रहा है, इसको RSS की एक छतरी तले जो है वहाँ पे सेटलर्स को बुलाया जा रहा है। हमें अपने यहाँ अपनी मिट्टी के ऊपर, अपनी ज़मीन, अपनी जिसके हम वारिस हैं, उसके ऊपर हमें उसके ऊपर एक सेकेंड डिग्री नहीं बल्कि हमें एक रेफ्यूजी बना के वहाँ पे किया जा रहा है। तो इधर तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस चैलेंज को जब तक कि दुनिया जो है इसको नहीं सीरियसली लेगी, आई सी अ वेरी बिग ब्लड बाथ हैपनिंग। और अगर कश्मीरी इस वक्त पुरअमन है 99.9%, तो क्या दुनिया जो है हमें इतना समझती है कि हम लोग बिल्कुल ही हम एग्जिस्ट ही ना करें, सिर्फ हमारा राइट है कि हम कब्रों में हों? तो ये अनएक्सेप्टेबल है। ये दिस इज द थिंग व्हिच कश्मीरीज विल नेवर एक्सेप्ट। We will sacrifice till our last drop of blood, but we will not. बिल्कुल। अच्छा मिशाल मलिक साहिबा, 2008 में यूरोपीय पार्लियामेंट ने भी करारदाद मंजूर करते हुए मकबूजा कश्मीर में इज्तमाई कब्रों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी मुतालबा किया, और अब वही ममालिक जो हैं वो श्रीनगर इजलास में भी शिरकत कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हुए? है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉडीज की
ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की जो कंडेम ज़रूर करती हैं, प्रोब का इंक्वायर करती हैं कि भी इंक्वायरी कमीशन बनाई जाए इसके ऊपर इस अब्यूज़ के ख़िलाफ़, मगर क्या ये इनफ नहीं है? जो जो प्रूफ्स मिल रहे हैं ओवर द डेकेड्स, जिस हर तरह के प्रूफ्स हैं जो अट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं कि हिंदुस्तान को अंडर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन जो है वो पीनलाइज किया जाए और लीगल ऑब्लिगेशंस के अंडर उसको पनिश किया जाए फॉर दीज वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अच्छा, मिशाल भी जानना चाहूँगा, आपके शौहर यासीन मलिक को जो है उनको भी गिरफ्तार किए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है, उनके बारे में भी कुछ बताइए, राब्ता रहता है उनसे आपका? दुनिया के एक वो वाहिद पॉलिटिकल कैदी हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको बदतरीन ब्लैक जस्टिस का ट्रायल हुआ, उनकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके अंदर उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया, ना फिजिकली प्रोड्यूस किया गया, ना उनको राइट ऑफ डिफेंड करने का, ना अपना एविडेंस रिकॉर्ड करने का राइट दिया गया, और फिर एक डेथ सेल में इतने बड़े लीडर को रखना जो कितनी बड़ी सियासी पुरअमन तहरीक की जो अलामत हैं, और हमेशा उन्होंने पुरअमन हल के लिए सपोर्ट किया इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी, और इंडिया और पाकिस्तान के जब भी डायलॉग्स हुए कश्मीर की बात आई तो उसको सपोर्ट किया हुर्रियत क़यादत के साथ साथ। तो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है इतना डैमेजिंग है टुवर्ड्स हिज हेल्थ, और जो उनकी सर्वाइवल है ये एक मौजज़ा है कि वो भी इस वक्त अलाइव हैं, और फैमिली के साथ कोई राब्ते की हमें इजाज़त नहीं दी गई, ना मुझे, ना एज अ वाइफ, ना हमारी बेटी को, और अब 4 साल से ऊपर हो गए हैं और उनको टेलीफोन पे भी इजाज़त नहीं है कि वो हमसे बात कर सकें, ना कोई हम उनको लेटर भेज सकते हैं, ना कोई फ़ोटोग्राफ हमारी हम उनको भेज सकते हैं, ना कोई टेलीग्राम, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो हर लिहाज से हमारे साथ जो है आई थिंक ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलता दुनिया के अंदर, बदतरीन भी दुश्मन हो, कोई 3rd डिग्री टेररिस्ट और क्रिमिनल भी हो, उस तक को ये बेसिक राइट जो हैं कभी ना कभी मुहैया ज़रूर होते हैं, मगर यहाँ पे तो फ्रॉम डे 1 हम देख रहे हैं टिल नाउ कि इनजस्टिस जो है वो बढ़ता जा रहा है उनके खिलाफ। मिशाल मलिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और तफसील से हमने इस पर बात की। G20 की आड़ में मोदी की खून से खेली होली जो है वो सब पर आश्कार हो चुकी है, लेकिन ढिठाई उसी तरह बरकरार है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और IMF की कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाली का जो मामला है वो अभी तक लटका हुआ है। फौरी स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। 17 मई तक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के एजेंडे से पाकिस्तान गायब है। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम गुज़श्ता 9 माह से तातुल का शिकार है। IMF से प्रोग्राम बहाली तक दोस्त ममालिक से भी माली इमदाद में ताख़ीर के खदशात अब नजर आ रहे हैं। IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो बजट साजी शेड्यूल मुतासर होने का भी खतरा है। IMF पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी पर अभी तक मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान ने 30 जून 2023 तक $3.7 अरब वापस करने हैं, और IMF का रवा माली साल के इख्तिताम तक पहले ज़र मुबादला ज़खायर $10 अरब तक करने का दबाव भी है। तो IMF शरह सूद में महंगाई के मुताबिक इजाफे का मुतालबा भी कर रहा है। हम देख रहे हैं पिछले जितने महीने गुजर चुके हैं IMF की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो मुतालबात मुख्तलिफ टाइमिंग्स में पाकिस्तान के सामने रखे गए, और पाकिस्तान ने वो मुतालबात माने भी, लेकिन इसके बावजूद IMF से पाकिस्तान को कर्जा ना मिलना बहुत सी मुश्किलात को जन्म दे रहा है पाकिस्तान के लिए। इस वक्त मुआशी सूरत हाल भी हमारे सामने है। तफसील से बात करते हैं। इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मिल साहब, आपके ख्याल में IMF मुआहिदा अभी तक लटका हुआ है, क्या पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है या मामला कुछ और है? फिर नहीं, ये जो अल्फाज हैं बड़े कंसिस्टेंटली हम यूज करते हैं जब हम अपने टारगेट अचीव ना कर पाए, और ख़ास तौर पे PDM गवर्नमेंट ने जो है इस अल्फाज को पिछले 4 से 5 महीने में बार बार इस्तेमाल किया, और फिर IMF को इसकी तरदीद भी करनी पड़ गई। पिछले दिनों आपको याद होगा कि असेंबली में सेनेट के इजलास में जब गोल्डन जुबली बन रही थी सेनेट की, तो इसहाक डार साहब ने असेंबली में बोल दिया कि IMF जो 1998 में जब हम एटॉमिक धमाके कर रहे थे उस तरह की कुछ डिमांड रख रहा है, और हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल में जो है हमसे कुछ कॉम्प्रोमाइज मांग रहा है। फिर IMF ने फौरी तौर पे उसकी तरदीद की। फिर उसके बाद चंद दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दाखिल कराया एक
अपना स्टेटमेंट उसमें कहा कि IMF की रुकावट की वजह से हम इलेक्शन फंड्स नहीं जारी कर सकते। फिर IMF ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है जी। अभी लास्ट फ्राइडे को जो है पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब ने जो है फिर स्टेटमेंट दिया कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब IMF को पैसे रिलीज कर देने चाहिए। तो फिर IMF ने एक स्टेटमेंट दिया कि आपकी शराइत अभी पूरी नहीं हुई। तो मकसद ये है कि हमने जो है, मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब मिफ्ता इस्माइल ने वापस से प्रोग्राम रीनेगोशिएट किया था तो उसने बड़ा गलत तरीके से जो है शर्तों को एग्री कर लिया था, और वो शर्तें ऐसी थी जो नामुमकिन थी पाकिस्तान को अमली तौर पे बजट में उसको इम्प्लीमेंट करके उससे नतीज हासिल करने की। अब IMF कह रहा है कि आपने जो एग्री किया है वो आप उस शराइत को पूरा करें। तो डू मोर नहीं है, एक्चुअली जो हमने एग्री किया है वो पूरा करना है, और वो पूरा हम नहीं कर पा रहे जी। और उस पे जो है ये बार बार हमारे वजीर खजाना कहते हैं कि जी हमने शराइत पूरी कर दी है। अभी देखें नवा जायजा चल रहा है और ये सितंबर 2022 के जो माशी अशारिये थे उस पे है। अब तो आपने मार्च भी खत्म हो गया है, तो आपके 6 महीने के जो माशी अशारिये हैं और उसमें पाकिस्तान की मईशत में बड़ी तनज़्ज़ुली आई है। तो IMF के जो हदफ थे वो उससे बहुत पीछे है हुकूमत पाकिस्तान हासिल करने के माशी हदफ। तो वो IMF को नजर आ रहा है। तो IMF अपने उसने कर्ज देना है, उसने कर्ज दे के वापस कर्ज वो देता है जिसको उम्मीद हो कि इससे वापस कर्ज मिल जाए, वरना फिर वो कर्ज नहीं देता, वो खैरात देता है या ग्रांट देता है। तो IMF वो चीजें देख रहा है, और ये बात ढकी छुपी नहीं है। इसहाक डार क्यों नहीं बताते कि वो जो माशी हदफ है जो उन्होंने तय किए हुए IMF से, उससे वो बहुत पीछे हैं, चाहे टैक्स के हदफ हो, चाहे अखराजात के हो, चाहे खसारे के हो। बार बार ये कह देना सऊदी अरब ने लिख के दे दिए हमें पैसे दे देंगे। अच्छा भाई, सऊदी अरब ने लिख के भी तो 1 महीना हो गया दे दिए, अभी तक वो पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए थे, वो क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहे? यूएई ने भी तो लिख के दे दिए, वो पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहे? तो इसका मतलब ये है कि समथिंग रॉन्ग है, जिसको IMF को एक प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर। जी मुजम्मिल असलम साहब, हमें तो यही बताया गया था कि इसहाक डार साहब से बेहतर IMF को कोई हैंडल ही नहीं कर सकता, उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? वो तो आपके अब सामने आ गया कि वो तो कितना उनका तजर्बा है और कितना जबरदस्त उन्होंने हैंडल किया है चीजों को। मतलब चीज एक तरफ मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ, एक तरफ इसहाक डार और एक तरफ शौकत तरीन साहब। इसी तरह जिस तरह मिफ्ता इस्माइल ने बहुत ऐसी सख्त शराइत जो IMF से तय कर ली थी, हफीज शेख ने भी कर लिया था। तो हफीज शेख के बाद जब शौकत तरीन आए तो शौकत तरीन IMF के पास गए और शौकत तरीन ने कहा कि जी ये जो शराइत हफीज शेख ने मानी है ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो IMF से उन्होंने उन शराइत को आधा करवा लिया, और फिर आधा करवाने के बाद हमारी हुकूमत जाने से 1 महीना पहले किस्त भी जारी करवाई उन्होंने $1.25 अरब की। इसी तरह इसहाक डार जब आए उन्होंने सबसे पहले जो है मिफ्ता इस्माइल के बारे में बोला कि इसने प्रोग्राम गलत नेगोशिएट कर दिए और बहुत सारी चीजें हमारे लिए मुमकिन नहीं, और बात सही है इसहाक डार की। तो इसहाक डार ने वहां बात बोली कि मेरा 25 साल का तजर्बा है, मुझे डील करना आता है, मैं डील करूंगा IMF से। वो डीलिंग इन्होंने ना खराब कर दी, उन्होंने कुछ अलग अलग किस्म के ताने दे दिए कि मेरा फड्डा पड़ गया IMF से। IMF को एक दफा इन्होंने बोल दिया आई डोंट केयर अबाउट देम। तो ये तमाम चीजें जो है वो नोटिस हुई। फिर IMF से आप एक तरफ डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अमेरिका में ऊपर से जा रहे हैं, सिफारिशें लगा रहे हैं, कभी IMF के स्टाफ की शिकायतें कर रहे हैं कि ये हमारे साथ ताउन नहीं करे। अभी आज की अखबार में आया, ट्रिब्यून की अखबार में, कि कल इन्होंने फिर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फोन कर दिया, ये उनसे मीटिंग की है और बोला कि ये जो आपका स्टाफ और मैनेजमेंट है ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रही और आप हमें जो है प्रोग्राम के पैसे रिलीज कराएं। तो जब आप किसी की शिकायत, अभी फर्ज करें आप दोनों मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और कोई ऐसी हमारी आपस में बात तल कलामी हो जाती है, और मैं आपके ऊपर से शिकायत कर दूं जाके कि ये आपके जो एंकर्स हैं ये बदतमीज हैं, ये है वो है, तो फिर अगली दफा आप मेरे से कैसे रवैया करेंगे? यू विल नॉट टॉक टू मी नाइसली ना। तो ये हम आपस में जब प्रोग्राम कर रहे हैं हमें आपस में एक दूसरे को गर्मी सर्दी को ऊपर नीचे करना है। तो वो डार साहब एक जो हमारे पाकिस्तान में कल्चर है कि नीचे नहीं आए तो ऊपर जाके उसकी जो है ना लगा दो, फिर उससे ऊपर चले जाओ। तो ये अब दुनिया चेंज हो गई है। सिस्टमैटिक तरीके से नेगोशिएशन एक सिविलाइज तरीके से आपने की थी, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, आप उसके साथ वापस बैठ जाए। अब बहरहाल सूरत हाल ये है कि अब प्रोग्राम में 1.5 महीना रह गया खत्म होने में और हमारे 3 जायजे 3 रिव्यूज पेंडिंग है।
अब मुमकिन नहीं लग रहा है कि इतने कम टाइम में ये मुकम्मल हो। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम में जाना होगा, उसके लिए नई हुकूमत होना जरूरी है इलेक्शन के साथ। और कल जिस तरह इसाक डार साहब ने बात की है, उससे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईरानी नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भी ये पूछ लिया कि आप अगले प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं। तो डार साहब ने कहा कि इस पे वी कैन डिस्कस। भाई आपके पास चॉइस ही नहीं है। हाउ कैन यू से वी कैन डिस्कस? यू हैव नो मनी इन योर रिजर्व्स, आपको जाना ही जाना है। तो वो आप फजूल बातें कर रहे हैं कि वी कैन डिस्कस। आप ऐसे बोल रहे हैं वी कैन डिस्कस के जैसे आपके बड़े पैसों की पाइपलाइन लगी हुई है इस वक्त। जी अच्छा, मुजम्मिल असलम साहब, 9 माह गुजर चुके हैं और तातुल का शिकार है हमारा IMF का ये प्रोग्राम। अब मुमकिना क्या मजीद खदशात बढ़ सकते हैं हमारी मईशत को लेकर अगर हमें लोन नहीं मिलता, और जिस तरह खबरें ये आ रही हैं कि बजट शेड्यूल मुतासिर हो सकता है, क्या आने वाले दिनों में महंगाई भी मजीद बढ़ सकती है? देखिए, ये जो बजट शेड्यूल की मुतासिर होने की बात है ना, ये थोड़ी सी आई डिसएग्री। देखें, अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं है तो आपने IMF के हिसाब से बजट नहीं देना। आपने अच्छा, ये हुकूमत ये बजट का इंतजार ही इतनी तड़प रही है इसलिए कि इन्होंने इलेक्शन में जाना है तो कोई इलेक्शन ईयर बजट दे दें, या ऐसा दे देंगे जिसमें कुछ वोट बैंक के सामने जा सके ना। तो ये इनकी कोशिश है। अब IMF को ये भी नजर आ रहा है सामने कि ये बार बार इलेक्शन ईयर जब आता है तो ये मुस्लिम लीग नून ने 2018 में भी यही काम किया था, तो ये फिर वो ये काम ना कर दें। तो अगर IMF प्रोग्राम फर्ज करें जो अभी हमने बात की है, अगर IMF प्रोग्राम नामुकम्मल हो रहा है तो ये हुकूमत बजट साजी में कोई मुश्किल नहीं होगी। एक फर्जी बजट उठा के दे देगी जिसमें कह देगी इतनी तनख्वाहों में इजाफा, इतनी पेंशन में इजाफा, इतना इसमें टैक्स की कमी। इनको पता है कौन सा हम जीत कर आ रहे हैं। अगर जीत कर आ जाएंगे तो बाद में कह देंगे मुल्क के हालात सही नहीं है तो अभी हम फिलहाल ये वापस दे रहे हैं, और नहीं आ रहे होंगे तो लोगों को कहेंगे देखो हम तो रिलीफ दे गए थे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, कोई बजट साजी वाजी में प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि बजट देने के बाद उस बजट को पूरा करने के लिए आपके सरमाया है कि नहीं है, वो है नहीं इनके पास। सही। मुजम्मिल असलम साहब, क्या आने वाले दिनों में मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही हैं? जी, नजर आ रही है, काफी ज्यादा तंगदस्ती नजर आ रही है, और हुकूमती लेवल में भी और प्राइवेट सेक्टर लेवल में भी आवाम भी बहुत परेशान है। कारोबार बिल्कुल खत्म हो गए हैं, और जो उनके पास अपनी सेविंग्स थी वो भी काफी तेजी से जो है उसमें भी खर्चा कर लिया लोगों ने। सही। तो अब देखें क्या होता है। इंडिकेटर्स तो अच्छे नजर नहीं आ रहे। मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माहिर मुआशियात हमारे साथ थे और उनका ये कहना था कि वाले दिनों में मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। इस वक्त जो मुआशी हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, ऐसे में IMF प्रोग्राम का बहाल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तातुल का शिकार है, इसको हुकूमत की नाकामी कहा जाए या नाअहली कहा जाए, बहरहाल ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि 9 माह गुजरने के बावजूद IMF का ये प्रोग्राम मौजूदा हुकूमत बहाल नहीं कर सकी। बिल्कुल जी। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यूर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे कि अगर आपने एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको किस तरह से ड्रेसअप होना पड़ेगा, क्या कलर्स हैं जो आपको पहनने चाहिए, अगर आप टॉल हैं तो आपको किस तरह का जो है वो ड्रेस पहनना चाहिए, अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए। और कहा यह जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो या तो ओवर ड्रेस्ड होते हैं या फिर अंडर ड्रेस्ड होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा भी ड्रेसअप होके जाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्या प्रिंट्स हमें पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लैशी एंड गॉडी कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपकी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट लाता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, बुरा इम्पैक्ट आता है, व्हाट परफ्यूम शुड वी वेयर। इवन परफ्यूम पे भी बात करेंगे कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो किस तरह का परफ्यूम आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के सेंट का आपको इंतखाब करना चाहिए। और इस पर तफसील से बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हामिद सईद साहब ने, जो कि फैशन एक्सपर्ट है, इमेज कंसल्टेंट हैं, वार्डरोब कोच हैं, all the way from New York. Thank you so much for joining us in Suno Pakistan. Thank you for inviting me. How are you, sir? I'm doing great. सर, सबसे पहले तो बताएं कि जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं लड़कियां और लड़के, उनकी कोशिश होती है कि अच्छा तैयार होकर जाएं। अब ये अच्छा तैयार होना सबसे पहले तो डिफाइन करें क्या है, और अगर एक खातून जाती हैं तो क्या पहनना चाहिए, कलर्स के इंतखाब पे भी बात कर लेते हैं, फिर हम ठीक है लड़कों की तरफ आ जाएं। देखें, बुनियादी चीज़ पहले बात करते हैं कि आपने जो अपने ड्रेस से, अपने अटायर से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने ऑरा से आपने क्या मैसेज देना है। तो मैसेज की बात करते हैं, सब्लिमिनल मैसेज। जी।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सक्सेसफुल लगना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल नहीं लगते तो फिर आप क्या लगते हैं? आप नाकाम लगते हैं। क्या आप हायर करेंगे किसी नाकाम बंदे को? Not at all. Not at जमील all. साहब आप नहीं। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस, यू मस्ट लुक कि आपके अंदर कोई अथॉरिटी है या आप नॉट बॉसी अथॉरिटी बट यू कैन बी असर्टिव सो दैट यू कैन लीड द टीम टुमारो। दे कैन you can climb up the corporate ladder. आपको कोई better responsibility दे सकते हैं, तो आपके अंदर अथॉरिटी भी लगनी चाहिए। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो फिर गेम इज ओवर। अच्छा, इसके अलावा दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रस्टवर्दी लगना चाहिए और क्रेडिबल लगना चाहिए। How do we look like that? एग्जैक्टली, ये पूरा फॉर्मूला है जो इंशाल्लाह हम इसके डिस्कस करेंगे। ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल कैसे लगना है, अथॉरिटी कैसे अपने आप को शो करनी है, ये सारा हम अचीव करते हैं थ्रू मेरा 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग है जिसकी मैं मुख्तसरन बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि कलर, pigmentation. The color must be right, not only right from your skin tone and eye color, hair color point of view, यानी आपको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कलर कहता क्या है? For example, black means power. तो अगर आपने पावरफुल लुक देनी है तो आप ब्लैक पहन के आ सकते हैं। मैन वुमन डजंट मैटर। No matter what color skin color do you have, क्या आपका ये जो skin कलर बता रहा हूँ ये सारे हमारी स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं। Okay, black color. ब्लैक कलर, जेट ब्लैक होना चाहिए, ठीक है ना, और शाइनी ब्लैक नहीं होना चाहिए। ठीक शाइनी है। चीप। Yeah. अच्छा, दूसरा बेस्ट कलर है डार्क नेवी। डार्क नेवी हैज पावर, इट आल्सो हैज अप्रोचेबिलिटी। तो आपने वो अथॉरिटी शो करनी है, आप असर्टिव हैं, दैट ऑल दैट यू कैन अचीव दैट। अप्रोचेबिलिटी इसलिए कि यू नीड टू लुक ओपन, कि आप आइडियाज लेंगे, ये नहीं कि आप घर से सोच के आए हैं कि आपने कंपनी को रन करना है, तो यू आर ओपन। और तीसरी चीज जो है कि जो ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबिलिटी है वो आप शो कर सकते हैं वाइट शर्ट के साथ। यू वेयर अ वाइट शर्ट, वाइट मींस वाइट शर्ट, white scarf, white hijab, white trimming, white dress. Even with white pants? I'm talking more about here. Okay. Because जो face के करीबन उस कलर की भी बात Yeah, okay. तो शर्ट जो है ना, शर्ट ब्लाउज हो सकता है सारा। That means you show yourself that you are trustworthy, you're credible, जो subliminal messages हैं। आप ये भी शो करते हैं कि आप refined हैं, polished हैं, decent हैं, honest हैं, pure हैं। And also हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था। How could you go wrong? तो ये है, इस तरह आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लग सकते हैं। जो कलर्स मैंने दो पहले बताए हैं उससे आप पावर और अप्रोचेबिलिटी शो कर सकते हैं। इसके अलावा दो कलर तो और हैं, एक आपने पहना हुआ है, बाय द वे इट लुक्स फिनोमिनल, ग्रे का शेड, दो शेड हैं, एक्चुअली 3 शेड हैं, डार्क ग्रे, मीडियम ग्रे, लाइट ग्रे। आपने मीडियम ग्रे पहना हुआ है। So that looks very professional. So these are the colors that you have to wear. And then comes like कि आपने सूटिंग करनी है, नहीं पहनना है, सूट कैसे पहनना है, कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, टाइज कौन सी होनी चाहिए, that's a whole topic right there. सही। अच्छा, जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप जाएं तब आपको किस तरह से ड्रेस होना चाहिए? मैं कुछ पिक्चर्स भी हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। हामिद सईद साहब ने जो है उस पर मज़ीद तफसील से भी रोशनी डालेंगे। बेसिकली आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं फॉर इंटरव्यू तो उसमें कैसा ड्रेस होना चाहिए? दिस इज अ बिग नो नो, जिससे डिस्ट्रैक्शन, ये देखें ये क्या पहना हुआ है इस वक्त। व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज दिस इज टेरिबल, दिस इज लाइक देखें कितना कॉम्बिनेशन इज जस्ट पैथेटिक, दैट्स द राइट वर्ड, जिसमें लाउड फैब्रिक पैटर्न्स हैं। अब ये चेक्स हैं, पीपल से चेक्स आर पॉपुलर, लेकिन इस तरह का चेक जो है ना, इज टू बिजी, इज टू लाइक लाउड। I would not suggest What that. about this one? I like it better. This is the best. These are my guys. Okay. I mean, you get into your navies and you get into your grays and you get into your blues. Yes. And look with the white shirt and that power tie. We'll talk about power tie. It's a zabardast combination. Is that a pocket square? What is that? A pocket square. Yes, it is a pocket square. इसके 3 तरीके हैं, या आप जैसे मैंने पहना वैसे कर सकते हैं, या आप प्रेसिडेंशियल कर सकते हैं, या आप इस तरह थोड़ा सा और फ्लावरी कर सकते हैं। And what about these colors? जो पीछे अगर प्रोड्यूसर साहब आप हमें दिखाएं वो जो colors, अच्छा, दिस इज फॉर द शॉर्ट मैन, हमें इस तरह से नहीं ड्रेस अप होना चाहिए। शॉर्ट मैन जैसे देख रहे हैं कि वो बड़ा लूज कपड़े पहने हुए थे, इट लुक्स वेरी गूफी, इट लुक्स वेरी। देखिए, आपने रिस्पेक्ट शो करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गो देयर यू हैव टू शो रिस्पेक्ट। अगर आप अगर इफ यू आर नॉट वेरी वेल पुट टुगेदर, यू आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब ये नहीं है कि सर करके बात करनी है, झुक के बात करनी है। You have to show respect how the way you dress. तो आपने ड्रेसिंग प्रॉपर करनी है। तो उसमें यह है कि अगर आपके बहुत खुले कपड़े हैं या बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं, अगर कॉम्बिनेशन इज नॉट राइट, द मैसेज इज दिस कि you don't care. And what about loud colors? Exactly. And if you don't care, why should they care to hire you? अच्छा, there are people जिनको लगता है कि सारे रंग अगर पहन जाएंगे और अगर लाल रंग पहन जाएंगे, तमाम कलर्स नजर आ रहे हैं, तमाम कलर्स वाइब्रेंट हमें बस लगना है, क्या कहेंगे? देखिए, अगेन कलर्स राइट मैसेज देने चाहिए, जिसकी अभी बात हुई है। अगर आप रॉन्ग कलर्स पहनते हैं, रॉन्ग मैसेज देते हैं, वो कहेंगे क्या शोखा सा बंदा आ गया, इफ यू आर लुक वेरी लाउड एंड
if woman is wearing a lot of prints and a lot of colors and all this, देखें ये it's not a fashion show when you're going there. Yeah. It's a very very important meeting जो आपकी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में है. So I think you should take it very seriously. All right. अभी हम खवातीन के मलबूसात पे भी एक नजर डालेंगे. प्रोड्यूसर साहब अगर आप वो पिक्चर्स दिखा दें तो हमारे देखने वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी. वो खवातीन जो इंटरव्यूज के लिए जो जाते हैं खवातीन के हैं उसमें खास तौर पर बहुत ज्यादा कलर्स होते आमिर हैं. साहब, बड़े vibrant होते हैं. ये जो है एम्ब्रॉयडरी है, तो my suggestion is that stay away from embroidery. Embroidery, unfortunately, embroidery is used too much in Pakistan. Yeah. Embroidery all over the place, coming out of the ears. एम्ब्रॉयडरी के अंदर हमें कहीं कहीं ड्रेस नजर आता है. Exactly. और उसके पीछे एक बंदा, ये बंदी नजर आती है, obviously बंदी नजर आती है, hopefully. Yes. तो वो I think you are kind of like, your dress is shining, you are not shining. Yeah. So I would say embroidery is a big no-no. इस तरह के जितने dresses हैं, ये party dresses हैं, flowy kind of dresses, not appropriate for a business We cannot outfit. wear a frock or a dress or a maxi for an Maxi, no, interview. no. No, that's a Same big is the no. case with prints. हाँ, Too same much as print. Yeah. अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं होती तो प्रिंट्स बहुत ज्यादा होते हैं Yeah. खवातीन के कपड़ों में. प्रिंट का तो ये है ना, तो वैसे मैंने आई थिंक आई सेड लास्ट टाइम आल्सो, प्रिंट की 2-3 प्रॉब्लम है. एक प्रिंट की ये है कि व्हेन यू आर टू प्रिंटी, प्रिंट Yeah. हियर, प्रिंट हियर, तो पीपल जस्ट लुक एट यू एंड दे गेट डिस्ट्रैक्टेड. जिसे डिस्ट्रैक्शन की वर्ड यूज कर रहे थे. तो आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू यू. यूजुअली वुमेन से मेन आर नॉट पेइंग अटेंशन. Yeah. उसकी एक वजह ये भी है कि यू लुक टू प्रिंटी. तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपकी बात नहीं सुनते. तो एक तो रीजन ये है. दूसरी रीजन ये है कि एवरीबॉडी इज वेयरिंग प्रिंट. बॉस ने भी प्रिंट पहना है, स्पॉट ने भी प्रिंट पहना है, आपकी फ्रेंड ने भी, और जब घर जाती है मेड ने भी प्रिंट पहना है, और मेड जो है वो उसने भी वो प्रिंट पहना है जो आपने पहना And what about these colors? Now, I can these see are a the solid neon colours. green. Is that neon green? Yes, exactly. It's not a neon green, but it's a kind of a nice green. No, Nice. neon is like too loud. Yeah. तो ये देखिए color. These are beautiful colors, solid colors. Yeah. I think if you dress like this, I think you can land the job of your dream very easily. nice. Look at the jewelry and all. Look at these अगर आपने blazers. जो है अगर अपने let's say you have to wear let's say 2-piece suit or jacket. Yeah. These are perfect अच्छा, combinations. सॉक्स की थोड़ी बात करते हैं. सॉक्स आजकल बहुत प्रिंटी Vibrant. लाउड कलर्स की चलना शुरू हो गई हैं. पहले होता था सॉलिड कलर्स की जो सॉक्स में यूज की जाती थी, लेकिन ये एक अजीब ही ट्रेंड शुरू हो गया है. इवन अब ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें शक्लें बनी होती हैं. तो इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली जो लोग प्रिंटी इस किस्म के डिजाइनर स्टॉक पहनते हैं, उनसे पूछें क्यों पहनते हैं, तो पता है क्या कहते हैं? ओह आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट माय सेल्फ, ब्रेकिंग द आइस टाइप ऑफ सिचुएशन. तो मैं कहता हूँ यार अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन से क्यों नहीं आइस ब्रेक करते? एक्चुअली इट्स टेरेबल कि आप अटेंशन सबसे पहले सॉक्स पे जाए आप. I mean, attention should be here. I mean, the eye contact, this, that whole bit. अगर आपने कोई सॉक्स ऐसी पहनी है जो बड़ी रंगीन किस्म की सॉक्स हैं, बहुत डिजाइनर सॉक्स हैं, तो attention is going to go there. So that means they're not looking at your face. They're looking and at your... how much how you can impress somebody. और ऑफिस में इस तरह की सॉक्स पहनना कितना नहीं, बिल्कुल नहीं. दुनिया में सिर्फ एक बंदा है जो ये सॉक्स पहन के अच्छा लगता है, and he can carry it. वो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो. और वो बट बाय द वे ही हैज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. ये है कि वो मस्जिद में जाता है तो मुसलमान बन जाता है, अगर वो सिनेगॉग में जाता है हिंदू बन जाता है. ही हैज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, सो ही आई थिंक कैन कैरी इट. Other than that, I would say stay away from that. कुछ लोग तो बहुत ग्रीन, येलो इस तरह की सॉक्स पहन के ऑफिस आ जाते हैं. ऑफिस में भी I've seen people wearing very loud colors like yellow, green, वो नहीं होना purple, red. Interview में तो forget about this. Now, I mean, if you're wearing that, then you're toast. Forget about that. Okay, so what about jewelry pieces? We talk about women. Jewelry pieces मेरे कुछ पिक्चर हैं अगर दिखा सकें. Jewelry में मैं ये कहूँगा minimal jewelry. Less is more. I would say less अगर is नेकलेस more. की हम बात अच्छा, करते हैं. नेकलेस की बात है, मुझे पिक्चर के अंदर दिखा दें तो बड़ी मिनिमल, बहुत जो है मतलब जो होती है ना ये पार्टी किस्म की ज्वेलरी, एथनिक ज्वेलरी, आई वुड से झुमके शुमके ये वो सारा जो है ना, आई थिंक लीव इट फॉर द पार्टीज. बट आई थिंक यू आर गोइंग फॉर अ सीरियस इंटरव्यू. Pearls, I think they look very classy. जैसे पर्ल्स हैं, उसके बाद ये आपके जो ईयर्स के साथ साथ लगे होते हैं टॉप्स, दैट दे ब्यूटीफुल स्टड, दैट दे लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस. It should not, the jewelry should be very elegant, very stylish, yes, but elegant and sophisticated. Minimal, and very minimal. मैंने कहा less is more. Less is more. Less is more. What about perfume? अच्छा, perfume भी बहुत एक मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नॉस्टैल्जिया भी होता है, बहुत सारे लोगों की मेमोरीज होती हैं बहुत सारे परफ्यूम्स के साथ.
आप ये बताइए कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू वेयर अ गुड परफ्यूम एंड देन व्हाट परफ्यूम डू यू एग्जैक्टली सजेस्ट? जी, सबसे पहले तो ये कि परफ्यूम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसकी ऊपर बात करते हैं। ये भी एक डिबेट है। Exactly. Okay. मैं कहता हूँ लगाना चाहिए लेकिन नहाना नहीं चाहिए उसमें। okay. You know, some people take a bath in that. You know, when they go there, क्या कुछ they actually, you know, people they'll knock. You know, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो कहेगा यार you came here for interview or you can knock me down. तो आपने हैवी किस्म का परफ्यूम नहीं लगाना। अच्छा, दूसरी बात है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 80% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको परफ्यूम लगाना नहीं आता। The way we do this in Pakistan is totally not the way it should be done. तो परफ्यूम की बोतल ऐसे पकड़ते हैं और पकड़ के ऐसे करते हैं, नहा लेते हैं, सारे कपड़ों में लगा लेते हैं। That's not the way to do it. Yeah. तो प्रॉपरली जो प्रॉपर वे है वो ये है कि परफ्यूम लें, उसकी स्प्लैश ऐसे करके यहाँ करें नेक में एंड यू डू दिस कपल ऑफ टाइम्स एंड यू डू योर गुड। तो आई वुड से कि परफ्यूम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपकी आपकी पसंद का कर लें, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा मत लगाएं। लेकिन परफ्यूम सिर्फ लगाना चाहिए, उसमें नहाना नहीं चाहिए। हर जगह परफ्यूम अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी ऑफिस में देखा गया है कि वो जहाँ से गुजर रहे होते हैं वहाँ पे खुशबू बहुत ज्यादा होती है और वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसके ऊपर अक्सर बात करता हूँ कि अटेंशन आपके होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन हुई है। I would like to disagree. I would say कि आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आपने लगाना है, अगर आपको परफ्यूम लगाना पसंद है, and if you want to smell good, अब अगर आपका परफ्यूम इतना अच्छा है कि आप गुजरते हुए जा रहे हैं और आपके आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस। अच्छा, कहा जाता है अब आज की दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बेस्ट परफ्यूम वो है जो आपको खुशबू जो आपके बिल्कुल करीब तक कोई आए तो उसको वैसी है, सटल था वो, ऐसे नहीं कि वो बहुत फैले, उसके जो नोट्स हैं। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि अगर आपने कोई ऐसा सेंट लगाया हुआ है लाइक वुडी, तो वुडी परफ्यूम या ऊद जो होते हैं वो अगर आप गुजरते भी हैं तो वहां से खुशबू आती रहती है, उनका वो इफेक्ट होता है। एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क की एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं, जॉब इंटरव्यू की। I worked in a very big building there. I saw a lady, we both got into elevator एक टाइम पे, तो उसने इतना परफ्यूम लगाया हुआ था, अमेरिकन थी, she almost knocked me down. तो मैंने कहा यहाँ कहाँ रही है, तो she happened to be कि वो मेरे फ्लोर पे जहाँ मैं मेरा ऑफिस था वहीं जा रही थी। तो उसके बाद मैं 5 मिनट के बाद नीचे आया तो वो भी नीचे आ रही थी। तो देन आई फाउंड आउट कि वो एक्चुअली जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी एंड दे जस्ट सेड यू नो फॉरगेट अबाउट इट। तो वहाँ भी ये बात जो है ना, ये आपने इसका बड़ा ख्याल रखना, शूज़ का खास तौर पर ख्याल रखना। मैंने वेन बहुत, अगर आपने सूट पहना है, 2-piece सूट पहना है, तो उसके साथ आपने लोफर्स या वेकेशन टाइप के शूज़ नहीं पहने, आपने लेस अप शूज़ पहने हैं, ऑक्सफोर्ड शूज़ पहने हैं। और इसी तरह अगर आप हाई हील्स वगैरह अवॉइड करें, आप पंप्स में आ सकती हैं, पंप्स बड़े दैट लुक्स वेरी नाइस। नहीं, फिर पता क्या नहीं मैं बताऊँ, बंदे को ऑथेंटिक लगना चाहिए, जेन्युइन लगना चाहिए। जब आप फेक लगते हैं ना, कोई चीज फेक, people don't like it. I mean, you're not going to hire a person. So you cannot wear a kolhapuri or a flat khussa when you're appearing for an interview. Right. आपने जो है नेचुरल जो आपकी लुक है, क्योंकि tomorrow they're going to find out कि आपकी हाइट क्या है, तो उनके यार why you deceived me? हाँ, exactly. ये जो yeah, you're right. I agree with you. बल्कि इसी फेकनेस जो होती है वो पकड़ी जाती है। इसी को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप शलवार कमीज पहनते हैं, तो लोग पूछते हैं मुझसे कि मुझे क्या पहनना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि आप शलवार कमीज पहनते हैं तो आप सूट क्यों पहने? जो ही सूट पहन के आएंगे आपकी चाल बदल जाएगी, लोग कहेंगे यार That's not you. That's not you. और उसमें फिर ये है कि हाँ, ये बात है कि आपको पहनना आना चाहिए कि शलवार कमीज कैसे पहननी है। आप उसे वो स्लीपिंग सूट पहन के ना है ना, जैसे किसी में कैरी करना भी तो एक काम है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हेयर स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खवातीन के लिए जब वो जॉब इंटरव्यू पे जा रही हैं, बताइएगा, जल्दी से कमेंट दे दें कौन सा हेयर स्टाइल बना के। देखिए, प्रोफेशनल हेयर स्टाइल होना चाहिए, उसके लिए आपको सैलून में जाना चाहिए, आपके फेस शेप के मुताबिक गेट एडवाइस। थैंक यू वेरी मच आमिर सईद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त बहुत कम है, हालांकि सवाल और भी बहुत मेरे तो बहुत सवाल है। जरूर हम ग्रूमिंग सेशन इस तरह का दोबारा भी रखेंगे और मजीद इस पर बात करेंगे। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे ज़हन में आ रहे हैं वो भी हम आमिर सईद साहब के सामने रखेंगे। अभी एक जल्दी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। खबर कुछ यूं है जनाब के आलमी मार्केट में सोने की फरोख्त में इजाफा हुआ है। हम सोने की कीमत पर तो बात करते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स पूरी दुनिया से आ रहे हैं वो ये हैं जनाब कि सोने की फरोख्त में इजाफा हुआ है। सेंट्रल बैंक सबसे बड़े खरीदार रहे हैं। जनवरी से मार्च तक सेंट्रल बैंक्स ने 228 टन सोना खरीदा है और सालाना बुनियादों पर सोने की खरीदारी में 176%
इजाफा हुआ है। और जनाब जनवरी से मार्च तक की ये सूरत हाल आपको बता रहे हैं हम। और 478 टन सोने की ज्वेलरी फरोख्त हुई है। टेक्नोलॉजी कंपनीज ने 70 टन सोना खरीदा है। और आपको हम ये भी बताते चलें कि सरमायाकारों ने 273 टन सोना खरीदा है, जबकि 3 माह में 1174 टन सोना फरोख्त हुआ है। और चीन में 198 टन सोने की ज्वेलरी फरोख्त हुई है, जबकि इंडिया में 78 टन सोने की ज्वेलरी फरोख्त हुई है। बिल्कुल जी। और ख़वातीन को वैसे ही सोना बहुत पसंद होता है और गोल्ड की कीमतों में जहां इजाफा हुआ है वहीं पर फरोख्त भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सिंगापुर सेंट्रल बैंक ने सबसे ज़्यादा जो है वो 69 टन सोना खरीदा, जबकि सिंगापुर के गोल्ड रिजर्व्स जो हैं वो अब 222 टन तक पहुंच गए हैं। ये फैक्ट्स जो हैं आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 120 टन सोना खरीदा। चीन के गोल्ड रिजर्व जो हैं वो 2068 टन तक बुलंद सतह पर पहुंच चुके हैं। तो जनाब आलमी मार्केट में सोने की फरोख्त में इजाफा हुआ है। 30 टन के साथ तुर्किया जो है वो सोने का तीसरा बड़ा खरीदार रहा है। तुर्किया के गोल्ड रिजर्व जो हैं वो 572 टन तक पहुंच गए हैं। और इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 टन सोना खरीदा है। भारत में सोने के रिजर्व जो हैं वो 572 टन हो चुके हैं। आलमी मार्केट में सोने की फरोख्त में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कितने रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान ने इन 3 माह में क्या सोना खरीदा है, ये भी किसी दिन हम आपको जरूर बताएंगे। तफसील से बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है वो अच्छे वक्त थे जब हमने सोना खरीद लिया हाँ। और ज्वेलरी खरीद ली। अब तो मुझे लगता है सोने को हम देख के ही जो है बस ये कह सकते हैं कि हाँ प्यारा सेट है। ठीक है, अगर आप चाह रही हैं कि इस पर हम मजीद बात करें तो हम कर लेते हैं इस पे भी। नहीं, तो वैसे याद कर रही हूं कि वो अच्छे दौर थे जब हमने सोना खरीद के रख लिया। बहुत महंगा हो चुका है जनाब, बिल्कुल 2.25 लाख रुपए तोला इस वक्त कीमत चल रही है। और टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भी जमील बहुत सारा सोना खरीदा है। बहुत सारे गैजेट्स में, बहुत सारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, बहुत सारी मशीनरी में ये सोना जो है इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हमने पाकिस्तान के आदादोशुमार इसमें इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि मुल्क की मुआशी सूरत हाल आप सबके सामने है। हम जहां पूरी दुनिया में सोना खरीदने की बात कर रहे हैं तो हमारे मुल्क की ये हालत है कि हमें जो है वो आटे के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त। गरीब आवाम जो है वो आटे की महंगाई पर रो रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है आटा। मुल्क में गंदम का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। सिंध के बाद पंजाब की फ्लोर मिल्स ने भी गंदम की अदम दस्तियाबी पर 2 रोज़ा अलामती हड़ताल कर दी है। गंदम की नकलो हमल पर बैनुल अज़लाई पाबंदियाँ और गोदामों पर छापों का सिलसिला भी जारी है, जबकि फ्लोर मिल्स मालिकान का एहतजाजन आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान सामने आया है। मार्केट में महंगा आटा मजीद महंगा होने का खदशा हो चुका है। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक हड़ताल का मकसद हुकूमत को मसाइल से आगाह करना है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की अदम दस्तियाबी से पहले ही बेशतर फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। महकमा खुराक के मुताबिक रवा साल 2.5 करोड़ टन से जायद गंदम की पैदावार हुई है, मगर गंदम का बहरान कुछ और ही कहानी सुनाता है। तो ये कहानी है क्या, इस पर हम तफसील से बात करते हैं। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, क्या कहेंगे, कोटा मुख्तस करने के बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सी हुकूमती पॉलिसीज हैं जिससे आप नाला हो जाते हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो हैं वो हड़ताल का ऐलान भी कर देती हैं। इस बार मामला क्या है? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि कभी भी अवाम डिस्टर्ब ना हो। हड़ताल मेरा ख्याल बहुत कम हड़ताल की कॉल दी जी। सिर्फ इंटीमेशन होती है कि अगर ना किया गया तो हम रास्त इकदाम करेंगे और वो हड़ताल हो सकती है। अब भी ये है कि ईद से पहले जब प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हुई रमजान के मिड में, उस टाइम से लेके ईद तक हमने फूड डिपार्टमेंट को बिल्कुल ओपन मैदान दिया कि आप खरीदारी करें। हालांकि पिछले सालों के अंदर फ्लोर मिल्स को पैरेलल फूड डिपार्टमेंट के खरीदारी की इजाजत होती है। इस दफा पहला साल है, सेक्रेटरी फूड है, उन्होंने बिल्कुल फ्लोर मिल्स को किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया और कहीं पे मास्वाए वर्बल इस चीज के जो पोर्टल पे
स्टॉक होगा हम वो लिफ्ट नहीं करेंगे। और उससे भी शबून मारने की कोशिश की गई। जब देखा कि अपना टारगेट अचीव नहीं हो रहा, ही ट्राइड कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो गंदम लिफ्ट की जाए। हालांकि वो टोटल स्टॉक 2.5 लाख टन के थे, और 2.5 लाख टन अगर ओवरऑल पंजाब की तमाम कैपेसिटी का देखें तो 12 घंटे की गंदम नहीं बनती जी। लेकिन ये तमाम मिल्स के पास मौजूद नहीं, ये चंद मिल्स के पास स्टॉक थे, जिसमें से हम कह सकते हैं कि हर शहर के अंदर 1, 2, 3 मिलें होंगी। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में वो भी नहीं थी, और बाकी 8, 10 घंटे की या 5 घंटे की या 6 घंटे की उनको भी उठाया गया। तोबा, गोजरा, दिहाड़ी और इस तरह मुख्तलिफ अजला के अंदर हम देखें ये गंदम लिफ्ट की गई जो 6-6 घंटे की भी थी। मिलों की गेट के ऊपर चेक पोस्टें बना दी गई। मेरे पास उनकी वीडियोस मौजूद है कि फूड डिपार्टमेंट के अहलकार फ्लोर मिलों के बाहर आगे उन्होंने कैंप लगा दी। तो फ्लोर मिल्स ने गंदम खरीदी नहीं, हालांकि पिछले साल इन्हीं दिनों में रिकॉर्ड जो पोर्टल है उस पर मौजूद है कि फ्लोर मिल के पास तकरीबन 16 लाख टन गंदम थी और फूड डिपार्टमेंट के पास 43 लाख टन थी। हमारे जो सेक्रेटरी फूड है वो ये कहते हैं कि जी नहीं, हम इजाजत हमने दी। वो किस किस्म की इजाजत थी कि आपके पास भी गंदम नहीं आ सकी, हम तक भी ना पहुंची, और अगर आई तो वो 3900 वाली गंदम पिंडी में आज 6000 में पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही, लेकिन हम ये बारहा कह रहे हैं कि ये हमें रिश्वत दे के हर चेक पोस्ट पे गंदम लानी पड़ रही। जी सही। आसिम रजा साहब, हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और यहाँ पर इस तरह के जो है अगर वो मसला पेश आता है और जो आटा पहले ही बहुत महंगा है वो मजीद अगर महंगा हो जाता है तो एक आम आदमी की दस्तरस से रोटी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, तो दूर हो गई। क्या कहेंगे, आम आदमी का कौन सोचेगा? हुकूमत को क्या बिल्कुल ख्याल नहीं है हमारे? और फिर खास तौर पर हुकूमत का ये कहना है कि हमने इस बार तो रिकॉर्ड पैदावार है गंदम की, तो उसके बावजूद भी ये जो बैरल इजलाई पाबंदियां हैं, गोदामों पर छापे हैं, ये सिलसिला क्यों जारी है? फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो आज़ाद-ओ-शुमार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये दिए गए उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में बम्पर क्रॉप है और मैं समझता हूँ कि अच्छा क्रॉप साइज है, पर एकड़ यील्ड बहुत अच्छी आई है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे फूड डिपार्टमेंट को हेड करते हैं सेक्रेटरी फूड, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। उनकी मार दो मार धाड़ करना ये एक अलग से पॉलिसी है, और उसी के तहत उन्होंने हर जगह पे, हर थाने के लेवल पे चेक पोस्ट बनवा दी है ताकि गंदम की मूवमेंट टोटल लिमिट कर दी है। और उसकी लिमिटेशन के अंदर वो अगर अपना टारगेट अचीव करना चाह रहे थे तो उनको चाहिए था इसको ओपन करते, आम आदमी को दस्तरस में होती गंदम, हर जगह पे गंदम पहुंच सकती, तो लोगों को एक पैनिक ना होता। अब जिसकी कोई इंडस्ट्री है उसने चलाने के लिए अपना रॉ मटेरियल तो लेके आना है, और फ्लोर मिल्स का रॉ मटेरियल गंदम है, तो जिस रेट पे, जिस कॉस्ट पे भी मिलेगी वो बाय करने की कोशिश करेंगे। इंस्टेड के इसको ईज डाउन किया जाए, ये अपना इसकी मतलब रुकावटें डाल के इसकी प्राइस में खुद से इजाफा किया गया। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी एक्शन लेते हुए सेक्रेटरी फूड जो है उनको हटा देना चाहिए और किसी और साहब को इस जगह पे देना चाहिए जो नॉर्मल तरीके से काम करे। सही। आसिम रजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात से आपने वो भी हमारे साथ शेयर किए। अब देखना ये है कि 2 रोज़ा अलामती हड़ताल की गई है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से, तो हुकूमत जो है वो इस पर क्या इक़दाम उठाती है, क्योंकि अल्टीमेटली अवाम को रिलीफ जो है वो हुकूमत का फोकस होना चाहिए। अभी जनाब वक्त ख़त्म हो गया है, आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।